नमस्कार साथियों, मैं हूं लक्ष्मण। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मैड माइंडसेट विद एलेक्स। आज हम बात करने वाले पीजीआई संगरूर के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। यह पेपर मार्च 2023 का पेपर है, जो कि लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था पीजीआई संगरूर के द्वारा। अब मैं चाहता हूं, परसों परसों आपके एग्जाम है पीजीआई संगरूर के रिगार्डिंग। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर आप एक मैराथन ले लीजिए, पर मैं लास्ट टाइम में मैराथन प्रिपेयर नहीं कर सका। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पीजीआई संगरूर का पेपर का लेवल का पैटर्न देख लीजिए। बिल्कुल ईजी सा पेपर आता है और आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम अटेम्प्टिंग रखिएगा अपनी, और मिनिमम नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कीजिएगा। जितना आप नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करेंगे, जितना आप अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, उतने ही सिलेक्शन आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस पेपर सॉल्यूशन के बारे में, तो मैं पहले ही बता दूं, यह पेपर सॉल्यूशन पीजीआई संगरूर का 2023 का पेपर सॉल्यूशन है, जो कि पेपर कंडक्ट हुआ था मार्च 2023 में। अब जो परसों पेपर होने वाला है पीजीआई संगरूर का, उसका भी पेपर सॉल्यूशन जब हो जाएगा तब हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में आंसर नहीं जाने, हम सीधा उसमें क्या सीधा रेशनल था और क्या क्या उसके ऑप्शन के आंसर थे, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। और मैं बताऊंगा पेपर का लेवल कैसा आता है पीजीआई संगरूर का। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एनिमा अ क्लाइंट रिपोर्ट हैविंग इंटेस्टाइनल क्रैम्प। एक कोई पेशेंट है जिसको एनिमा दे रहे हैं, उसमें एनिमा देते समय क्लाइंट रिपोर्ट कर रहा है उसे इंटेस्टाइनल क्रैम्प आ रहे हैं। व्हाट शुड द नर्स डू? इंटेस्टाइनल क्रैम्प के दौरान नर्स को क्या करना चाहिए? डिसकंटिन्यू द प्रोसीजर, क्या उसको एनिमा का प्रोसीजर रोक देना है? इंस्टिल द फ्लूइड एट स्लोअर रेट, क्या उसको फ्लूइड स्लोअर रेट पर करना है? लोअर द हाइट ऑफ द कंटेनर, या उस एनिमा कंटेनर को हाइट को कम करना है? स्टॉप द फ्लूइड अंटिल द क्रैम्प सबसाइड, या उसको स्टॉप करना है? किसी भी एग्जाम से पहले अगर आप उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व कर देते, तो मैं आपको बता दूं जो भी नए क्वेश्चन आने वाले वो उन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द आते हैं। यानी कि अगर एनिमा से क्वेश्चन आए तो इसी बार भी एनिमा से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सेम ना आकर के ऑलमोस्ट उसी के मिलता जुलता आएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को भी अच्छे से सॉल्व किया तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं आप भी इसी एग्जाम में टॉप करें। अगर मैं बात करूं एनिमा प्रोसीजर की, अगर एनिमा देते समय अगर क्लाइंट रिपोर्ट कर रहा है इंटेस्टाइनल क्रैम्प, तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होना चाहिए कि हम उसको स्टॉप कर दे। लेकिन हम स्टॉप करना है टेम्परेरी विथहोल्ड करना है। अगर क्रैम्प सबसाइड हो जाए तो वापस एनिमा को कंटिन्यू करना है। स्टॉप, या हम इसको बोल सकते हैं टेम्परेरी विथहोल्ड। अगर मैं बात करूं एमसीक्यू की, डिसकंटिन्यू द प्रोसीजर को कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करना है, टेम्परेरी विथहोल्ड करना है। इंस्टिल द फ्लूइड एट स्लोअर रेट इंस्टिल नहीं करना है। लोअर द हाइट ऑफ द कंटेनर, इससे नहीं होगा। स्टॉप द फ्लूइड अंटिल द क्रैम्प सबसाइड, सही आंसर रहेगा आंसर डी। आपको स्टॉप करना है द फ्लूइड अंटिल द क्रैम्प सबसाइड। जब आपके क्रैम्प सबसाइड हो जाए तब आपको वापस कंटिन्यू करना है। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, A patient sustained a head injury and a diagnosis of increased ICP was made. एक पेशेंट है जो कि हेड इंजरी से है, लेकिन इसको डायग्नोस हुआ है इंक्रीज आईसीपी, उसका आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन? उसका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? एलिवेट हेड ऑफ द बेड 15 to 30 डिग्री, कंट्रोल कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट, या इंकरेज फ्लूइड इनटेक। अगर सारे ऑलमोस्ट जो भी टॉपिक आपको पूछे जाते हैं उनके बारे में अगर आपको बेसिक प्रीव्यू भी पता हो, तो भी आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। जो कि मैंने आपको आईसीपी वाली क्लास में, एक एमसीक्यू क्लास में मैंने आईसीपी वाला टॉपिक पढ़ाया था। मैंने बात की कि नॉर्मल आईसीपी आपका 5 to 15 mm ऑफ एचजी होता है। इंक्रीज आईसीपी की कंडीशन आपको देखने को मिलती है मोर देन 18 mm ऑफ एचजी। अगर यही इंट्राक्रेनियल प्रेशर मोर देन 40 mm ऑफ एचजी के पास चला जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, या उसमें इरिवर्सिबल न्यूरॉन के सेल्स में नेक्रोसिस होने लगता है। यानी कि इरिवर्सिबल सेल्यूलर नेक्रोसिस आपको तब देखने को मिलेगा जब आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर मोर देन 40 mm ऑफ एचजी से ज्यादा हो जाएगा। अब बात करें इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। इसको हम कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट का
हेड एंड को एलिवेट करेंगे, हेड एंड एलिवेट करेंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर ऑप्शन की, इनकरेज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक इनकरेज करने से आईसीपी कम नहीं होगा। प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट, आपको क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है टू प्रिवेंट सीजर, ताकि हम उसमें सीजर को प्रिवेंट कर सके। लेकिन इंक्रीज आईसीपी वाले मरीज में आप उसको सबसे पहले सेमी फ्लोलर पोजीशन में लेटाएं या 15 से 30 डिग्री पोजीशन पे लेटाएं, ताकि उसका प्रेशर वापस थोड़ा मेंटेन हो सके या कम हो सके। कंट्रोल कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, ये नहीं रहेगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एलिवेट हेड ऑफ द बेड 15 टू 30 डिग्री। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करवाने हैं और समय की सीमाएं कम है। मैं नहीं चाहता क्लास लंबी हो और आप देखें नहीं। क्लास जितनी शॉर्ट होगी स्टार्टिंग फेज में आप उतना ही देखने का या उतना ही जुड़ने का ज्यादा प्रयास करेंगे। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर, क्वेश्चन सीधा सा सिंपल सा, प्रोटीन किसके लिए यूज होता है? वेट रिडक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू या स्टेरॉइड, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। जल्दी से अपना आंसर देने का प्रयास करें। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर लेगा। प्रोटीन कभी भी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए नहीं देते, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन के लिए नहीं देते, वेट रिडक्शन के लिए नहीं देते। प्रोटीन एक मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू या प्रोटीन को हम देते बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी बिल्डिंग का मीन्स ही मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू या सिंथेसिस ऑफ बॉडी टिश्यू है। तो सही आंसर आपका रहेगा आंसर सी। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच कंडीशन इज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन जो कि 5% या 10% में आता है, महंगा सॉल्यूशन होता है। दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन और कॉलोइड सॉल्यूशन। अभी मैं बात करूंगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, विच कंडीशन इज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन को एडमिनिस्टर किस कंडीशन में हम करते हैं? क्या फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी या मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं मेडिकल फील्ड में हमारे सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन होता है क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन की, तो क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होते हैं जो कि मार्केट से सस्ते मिलते हैं। मार्केट से सस्ते मिलने का मीन्स होता है उनमें मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मार्केट में सस्ते मिलते हैं, जो कि आपने नाम सुना होगा, NS, DNS, RL, ये सारे। लेकिन कॉलोइड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होते हैं जो कि मार्केट में महंगे मिलते हैं, जो कि आपने नाम सुना होगा, स्टार्च, डेक्स्ट्रान, एल्ब्यूमिन। इनके मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं और ये महंगे होते हैं। एक एक इंजेक्शन 8 से 10 हजार रुपए का इंजेक्शन होता है, लेकिन क्रिस्टलोइड सस्ते होते हैं। NS की बोतल आपके मात्र 17 रुपए की आती है। तो मैं बात करूं, ये कॉलोइड सॉल्यूशन है, यानी कि स्टार्च, डेक्स्ट्रान, एल्ब्यूमिन। यहाँ पे सीधा पूछा है सीरम एल्ब्यूमिन, यानी कि कॉलोइडल सॉल्यूशन सीरम एल्ब्यूमिन को हम किस कंडीशन में एडमिनिस्टर करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में हम इसको नहीं करते। मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, ये आंसर रहेगा सही, आंसर बी सही रहेगा। ऑनकोटिक प्रेशर जो कि मेंटेन होता है प्रोटीन के द्वारा, और एक एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन का टाइप है। तो मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर के लिए हम एल्ब्यूमिन देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए आप इंजेक्शन इरिथ्रोपोइटिन देते हैं। ये भी आप लिख लीजिएगा, क्या पता आपको इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाए। इंजेक्शन इरिथ्रोपोइटिन हम देते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। और जो कि नॉर्मली हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, वो किडनी के जेजी एपरेटस या जेजी सेल से फॉर्मेशन होता है, वह हम रीनल की अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्मेशन, क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्मेशन के लिए हम हीमोफीलिया वगैरह में फैक्टर 8 डायरेक्ट एडमिनिस्टर करते हैं, या फैक्टर 9, 10, फैक्टर 8, 9, 11, 12। यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ नर्स नोट्स दैट अ पोस्टपार्टम वुमन 4 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, यानी कि 4 घंटे के बाद में, हैज अ टेम्परेचर ऑफ 100.2, यानी कि एक पेशेंट है जिसकी अभी डिलीवरी हुई है 4 घंटे पहले, 4 घंटे बाद में एक नर्सिंग ऑफिसर ने उसका टेम्परेचर असेस किया
और टेम्परेचर आ रहा है 100.2 नॉट फॉरेनहाइट, तो विच एक्शन इज एप्रोप्रिएट, उसमें क्या एक्शन एप्रोप्रिएट होगा? रिटेक द टेम्परेचर इन 15 मिनट, क्या आप 15 मिनट बाद वापस टेम्परेचर लेंगे? नोटिफाई द फिजिशियन, क्या आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, क्या आप इस फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट कर देंगे? या इंक्रीज हाइड्रेशन बाय इंकरेजिंग ओरल फ्लूइड, या आप उसमें ओरल फ्लूइड को इंकरेज करेंगे? बिल्कुल ये सरकारी क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो 15 से 20 सरकारी क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको किसी भी कंडीशन, किसी भी सूरत पर गलत नहीं करना है। जल्दी से आंसर देने का कष्ट करें। एक पेशेंट है जिसको 4 घंटे बाद में टेम्परेचर 100.2 डिग्री फॉरेनहाइट है आफ्टर पोस्टपार्टम वुमन। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई पेशेंट पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी फेज को क्रॉस किया है तो डिलीवरी फेज के दौरान उसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मोर चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, और इसी डिहाइड्रेशन की वजह से उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है अप टू 100.5 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर किसी कभी भी आपको पेशेंट में पोस्टपार्टम वुमन में 100.5 डिग्री तक अगर टेम्परेचर दिया हुआ हो तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को शो नहीं कर रहा है। अगर टेम्परेचर मोर देन 101 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा चला जाए तो यह कंडीशन इंडिकेट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, या सेप्टिसीमिया की, या परप्यूरल सेप्सिस की। यहां पर आपको टेम्परेचर दिया है 100.2 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में पूछते, अगर हमारे अंदर टेम्परेचर 100.2 डिग्री फॉरेनहाइट आ रहा है तो यह कहीं ना कहीं सेप्सिस या सेप्टिसीमिया को इंडिकेट करता है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद में डिहाइड्रेशन की वजह से 100.5 तक टेम्परेचर नॉर्मल माना जाता है। तो इस कंडीशन में आपको डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए आपको इंक्रीज करना है हाइड्रेशन स्टेटस को। रीटेक टेम्परेचर इन 15 मिनट, 15 मिनट बाद रीटेक करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी 100.2 डिग्री मेंशन किया हुआ है। नोटिफाई द फिजिशियन, यह एक प्रकार का नॉर्मल टेम्परेचर है, इसमें आपको हाइड्रेशन स्टेटस को बढ़ाना है। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, डॉक्यूमेंट आप तब करेंगे जब उसमें हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन हो जाएगा। इंक्रीज हाइड्रेशन बाय इंकरेजिंग ओरल फ्लूइड, सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The nurse is assessing the casted extremities of a client. Which sign indicate infection? एक पेशेंट है जिसको कास्ट लगा हुआ है, इसमें से कौन सा साइन इंडिकेट करता है कि उसमें इन्फेक्शन है? डिपेंडेंट एनीमा, क्या डिपेंडेंट एनीमा, या डिमिनिश्ड डिस्टल पल्स, या प्रेजेंस ऑफ हॉट स्पॉट ऑन द कास्ट, या कूलनेस एंड पेलार एक्सट्रीमिटीज? अगर मैं बात करूं इन्फेक्शन के बारे में कास्ट में, तो आपको कास्ट में इन्फेक्शन तब देखने को मिलेगा जब उसमें किसी भी प्रकार का प्रूलेंट डिस्चार्ज देखने को मिले, आपको प्रूलेंट डिस्चार्ज, या आपको रेडनेस, वार्मनेस, पेन, या लॉस ऑफ फंक्शन। आपने नाम सुना होगा रिबोर, डोलोर, कैलोर, फंक्शनल एसिया, या इंक्रीज लोकलाइज्ड टेम्परेचर। डिपेंडेंट एनीमा, डिपेंडेंट एनीमा किसी भी प्रकार से इंफेक्शन को शो नहीं करता। डिमिनिश्ड डिस्टल पल्स, अगर डिमिनिश्ड डिस्टल पल्स है तो ये सर्कुलेटरी इंटरफेयर को इंडिकेट करता है, यानी कि आगे सर्कुलेशन अगर बाधित है तो उसमें डिमिनिश्ड डिस्टल पल्स आपको देखने को मिलेगी। कूलनेस एंड पेलार ऑफ एक्सट्रीमिटी, कूलनेस नहीं देखने को मिलेगी, आपको पेलार वार्मनेस देखने को मिलेगी। कूलनेस एंड पेलार, पेलार आपको इंडिकेट करेगी सर्कुलेटरी इंटरफेरेंस को, कूलनेस आपको इंडिकेट नहीं करती है इन्फेक्शन को, वार्मनेस इंडिकेट करती है। तो यह ऑप्शन नहीं रहेगा, सही आंसर प्रेजेंस ऑफ हॉट स्पॉट ऑन द कास्ट। हॉट स्पॉट का आपस में मतलब ही वहां पे वार्मनेस या लोकलाइज्ड वार्मनेस या इंक्रीज टेम्परेचर से होता है। अगर आपको इस हॉट स्पॉट का मतलब भी नहीं पता होता तो भी अगर आप तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो भी जो लास्ट पीछे बचेगा उस आप सही आंसर तक जा पाएंगे। सही आंसर रहेगा आपका आंसर सी, प्रेजेंस ऑफ हॉट स्पॉट ऑन द कास्ट। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन इसी तरीके से मैंने फ्रेम किया है। अ पेशेंट शो हॉट स्पॉट ऑन हिज लेग कास्ट, एक पेशेंट है जिसकी लेग के कास्ट लगा है, वहां पर उसको हॉट स्पॉट दिखाई दे रहा है। विच फाइंडिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नर्स, यह किस फाइंडिंग को इंडिकेट करती है? कि साइन ऑफ इन्फेक्शन, टाइटनेस ऑफ कास्ट, पुअर परफ्यूजन, या लिमिटेड मूवमेंट?
मैंने अभी आपको बताया हॉट स्पॉट इंडिकेट करती है साइन ऑफ इन्फेक्शन को, या वहां पे लोकलाइज्ड वार्मनेस, इंक्रीज टेम्परेचर, लॉस ऑफ फंक्शन, इन सब को इंडिकेट करती है साइन ऑफ इन्फेक्शन को। तो यहां पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, साइन ऑफ इन्फेक्शन। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ऑप्शन की, टाइटनेस ऑफ कास्ट, टाइटनेस ऑफ कास्ट इंडिकेट करती है सर्कुलेटरी इंटरफेरेंस को, पुअर परफ्यूजन भी इंडिकेट करेगी सर्कुलेटरी इंटरफेरेंस को। लिमिटेड मूवमेंट यहां पर किसी भी तरीके से हॉट स्पॉट से संबंधित नहीं है, हॉट स्पॉट से संबंधित है साइन ऑफ इन्फेक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सेसिवली हार्ट रेट कैन, अगर किसी भी पेशेंट में हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज है और एक्सेसिव यहां पर आपको हार्ट रेट दी है मोर देन 170 पर मिनट, अगर हार्ट रेट ज्यादा होगी तो क्या इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा या डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, या इंक्रीज प्रीलोड होगा या इंक्रीज आफ्टर लोड होगा? जल्दी से आंसर देने का कष्ट करें। मैं चाहता हूं जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं अगर आपका किसी का एग्जाम पीजीआई संगरूर का परसों एग्जाम है तो आप आज या कल में इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से आपको डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मेरे 8 से 10 घंटे की मेहनत के पीछे अगर आपके 1 से 2 क्वेश्चन भी सही हो तो मेरा क्लास लेने का एकदम सार्थक उद्देश्य हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, पहले तो मैं आपको बता दूं नॉर्मल आपकी हार्ट रेट होती है 60 to 100 बीट पर मिनट, और यहां पर आपको हार्ट रेट दी हुई है 170 बीट पर मिनट, और हार्ट रेट हमेशा कार्डियक आउटपुट के समानुपाती होती है। अगर हार्ट रेट बड़ी हुई देखने को मिलेगी तो कार्डियक आउटपुट आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, एक लिमिट सीमा के बाद में। अगर नॉर्मल हार्ट रेट 60 है तो उसमें कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहेगा, अगर 70, 80, 90, 100 हार्ट रेट है तो उसमें थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हार्ट रेट एक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है तो उसमें आपको व्युत्क्रमानुपाती संबंध आ जाता है, या अगर आपको हार्ट रेट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी तो उसमें आपको कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। यह चीज आप याद रखिएगा, कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हार्ट रेट नॉर्मली अगर हार्ट बीट कर रहा है तो उसमें कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहता है, अगर थोड़ा ज्यादा करेगा तो कार्डियक आउटपुट थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर एक्सेसिव हार्ट रेट चली जाएगी तो उसमें कार्डियक प्रॉपर पंप ना करके, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर रिलैक्स ना होकर के वो फड़फड़ाने लगता है। अगर हार्ट फड़फड़ाने लगे तो उसमें कार्डियक आउटपुट ज्यादा ना होकर के कम होने लगता है। और लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था पीजीआई संगरूर का, उसने ये क्वेश्चन पूछा और काफी लोगों ने इसका आंसर किया इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो मैं चाहता हूं मेरे सब्सक्राइबर ऐसी गलती ना करें, इसी वजह से मैंने ये पेपर सॉल्यूशन करवाने का निश्चय किया। तो अगर एक्सेसिव हार्ट रेट आएगी तो उसमें इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ना देख के आपको डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा, और इंक्रीज प्रीलोड और इंक्रीज आफ्टरलोड आपको देखने को मिलेगा राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में। तो ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं हार्ट फेलियर की कंडीशन में। तो ये दोनों ऑप्शन ना रहेंगे, ना ऑप्शन ए, सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ चाइल्ड आफ्टर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलियर सर्जरी व्हाट बिहेवियर सिग्निफाइज अ पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। एक पेशेंट है जिसको टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट है, व्हाट बिहेवियर, इसमें से कौन सा बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है कि उसको पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है? प्लेइंग नॉर्मली, क्राइंग, स्टैंडिंग ऑफ स्टूल या कफिंग? अगर कोई पेशेंट जिसको टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट मैंने आपको एक एमसीक्यू क्लास में डिटेल से बताया था, अगर कोई पेशेंट टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट का है, अगर वह पोस्ट ऑफ एक्सेसिवली स्ट्रेनिंग एट स्टूल, यानी कि स्टूल पास करते समय अगर वो एक्सेसिवली स्ट्रेनिंग करे तो उसमें साइनोसिस की रिस्क बढ़ जाती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन की रिस्क बढ़ जाती है। तो प्लेइंग नॉर्मली, क्राइंग, कफिंग आंसर नहीं रहेगा, सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, स्ट्रेनिंग एट स्टूल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ पेशेंट टेकिंग ओसीपी विद क्रॉनिक स्मोकिंग प्रेजेंट विद डिस्निया एंड पेन। एक पेशेंट है जो कि क्रॉनिक स्मोकिंग प्रेजेंट विद डिस्निया एंड पेन, एक पेशेंट है जो कि उसको डिस्निया और पेन हो रहा है, क्रॉनिक स्मोकिंग से है, एबीजी उसकी करवाई तो उसमें पीएच आ रहा है 7.55, पीएसयू2 आ रहा है 30, बाइकार्ब 24,
वाइटल उसके साइन असेस किए तो बीपी आ रही है 140/80, पल्स आ रही है 110, रेस्पिरेटरी रेट 40, एसपीओ2 92। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट या मॉनिटर फॉर पल्मोनरी एम्बोलाई? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एसिड बेस इंबैलेंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस हो रहा है, अगर आपको एसिड बेस इंबैलेंस नहीं पता है तो नीचे आप मेरी एक क्लास ली गई है एसिड बेस इंबैलेंस के रिगार्डिंग, उसको आप पूरे से देखिएगा। मैं यकीन से कह सकता हूं उस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी आंसर एबीजी एनालिसिस से गलत नहीं होगा। अगर मैं बात करूं एबीजी एनालिसिस में तो नॉर्मल अगर पीएच से क्वेश्चन आए तो नॉर्मल पीएच होती है 7.35 टू 7.45, पीएसयू होता है 35 टू 45 mm ऑफ एचजी, और बाइकार्ब होता है 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर पीएच मोर देन 7.45 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्केलोसिस, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। यानी कि यहां पर पेशेंट की पीएच है 7.55, यानी कि यहां पर पेशेंट एल्केलोसिस में है। PaCO2 नॉर्मली होता है 35 टू 45, यहां पर PaCO2 दिया है 30, इट मींस PaCO2 अगर कम हो रहा तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अगर यहां पर मरीज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में है तो उसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं जाएगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन हम तब देते हैं जब उस पेशेंट में PaCO2 बढ़ा हुआ देखने को मिले। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हम दे सकते हैं, लेकिन यहां पर पेशेंट पूछ रहा है डिस्निया है उस पेशेंट को और सैचुरेशन उसका 92 रह गया। अगर पेशेंट को डिस्निया और सैचुरेशन 92 है तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा कि हम उस पेशेंट में ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करें। तो सही आंसर रहेगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन बी, मॉनिटर फॉर पल्मोनरी एम्बोलाई। पल्मोनरी एम्बोलाई का यहां पर किसी भी तरीके से संबंध नहीं दिया हुआ है। यहां पर ऐसे मेंशन नहीं है कि सडन सीवियर चेस्ट पेन पेशेंट को स्टार्ट हो गया। अगर सडन सीवियर चेस्ट पेन आता तो शायद पल्मोनरी एम्बोलाई की तरफ हम इंडिकेट हो सकते थे। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है जब एसपीओ2 92 आ गया। नॉर्मल एसपीओ2 आपका रहता है 96 टू 100%। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में। When administering a cleaning enema, the client report abdominal cramp. एक पेशेंट है जिसको हमने क्लीनिंग एनिमा दिया, पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है उसको एब्डोमिनल क्रैम्प है। व्हाट शुड द नर्स डू? नर्स उसको क्या कहेगी? हैव द क्लाइंट होल्ड देयर ब्रीथ एंड बियर डाउन। हम उसको बोलेंगे आप उसका सांस को रोकें और बियर डाउन। क्लैम्प एनिमा ट्यूबिंग, क्या आप उस एनिमा ट्यूबिंग को क्लैम्प करेंगे? रिमाइंड क्लाइंट दैट क्रैम्पिंग इज नॉर्मल, आप उसको बताएंगे कि क्रैम्प बिल्कुल नॉर्मल है। रेज द लेवल ऑफ एनिमा फ्लूइड कंटेनर, क्या आप उस एनिमा फ्लूइड के कंटेनर की हाइट को रेज करेंगे? तो मैंने आपको बताया अगर कोई पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प आए एनिमा के दौरान तो आप में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन या प्रायोरिटी नर्सिंग रोल के रूप में आपका आंसर होना चाहिए कि हम उसमें टेम्परेरी विथहोल्ड करेंगे। अब आप बोलेंगे कि यहां पर भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में टेम्परेरी विथहोल्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है या टेम्परेरी स्टॉप का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो बात करते हैं ऑप्शन की। हैव द क्लाइंट होल्ड देयर ब्रीथ एंड बियर डाउन, सांस रोकने से कुछ नहीं होगा। रिमाइंड क्लाइंट दैट क्रैम्प इज नॉर्मल, क्रैम्प बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल हो सकता है लेकिन आपको उसमें पहले टेम्परेरी विथहोल्ड करना पड़ेगा। रेज द लेवल ऑफ एनिमा फ्लूइड कंटेनर, उसकी हाइट को रेज अभी नहीं करना है। क्लैम्प एनिमा ट्यूबिंग, क्लैम्प एनिमा ट्यूबिंग का मीन्स ये होता है जो एनिमा ट्यूब लगी हुई है उसको आप यहां से क्लैम्प कर दें। अगर आप क्लैम्प करेंगे तभी तो टेम्परेरी स्टॉप या टेम्परेरी विथहोल्ड वाली कंडीशन होगी। तो यहां पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आप उसमें टेम्परेरी एनिमा को क्लैम्प करें, एनिमा ट्यूबिंग को। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हेन कैरिंग अ क्लाइंट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन? एक पेशेंट है जिसको कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है, उसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? प्रोवाइड रेस्ट, क्या आप उसको रेस्ट देंगे, या एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, या चेक पल्स डिस्टल टू द इंसर्शन साइट, या इंसर्शन साइट से आप डिस्टल उसको पल्स चेक करेंगे, या असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट, या उसमें ईसीजी करेंगे हर 15 मिनट में। जल्दी से आंसर देने का कष्ट करें। Which nursing action is most important when caring for a patient after cardiac catheterization? मैंने बात की जब पेशेंट कोई भी कार्डियक कैथेटराइजेशन में जाए,
सबसे पहले आपको मीन्स पता होना चाहिए कार्डियक कैथेटराइजेशन का। कार्डियक कैथेटराइजेशन आपने नाम सुना होगा CAG, कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी में आप फीमोरल पल्स या रेडियल या ब्रेकियल के माध्यम से आप वहां से अप्रोच करके एक प्रोब अंदर हम इंसर्ट करते हैं हार्ट के अंदर, वहां पे हम आगे देखते हैं कितना ब्लॉकेज है। इसमें जब कार्डियक कैथेटराइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जो हमने पल्स यूज किए उसके डिस्टल पल्स में, अगर आपने ब्रेकियल पल्स को यूज किया तो उसके डिस्टल पल्स में यानी कि रेडियल पल्स में, अगर आपने फिमोरल पल्स को यूज किया है तो उसके डिस्टल पल्स यानी कि डोर्सैलिस पेडिस पल्स को हम असेस करते हैं कहीं उसमें सर्कुलेशन बाधित तो नहीं हुआ है। तो इसका आपका सही आंसर जाता है कि हमें उसके जो हमने पल्स यूज किए उसके पल्स से डिस्टल की तरफ यानी कि दूर की तरफ हमको उस पल्स को असेस करना है, ताकि उसमें सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है या नहीं हुआ है उसको असेस कर सकते हैं। अगर वहां पर पेरिफेरल पल्स या डिस्टल पल्स अगर डिमिनिश्ड आ रही है तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा कि हमें उस कंडीशन में डॉक्टर को इन्फॉर्म्ड करना है। तो प्रोवाइड रेस्ट आंसर नहीं रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ईसीजी 15 मिनट में आपको नहीं करनी है। चेक अ पल्स डिस्टल टू द इंसर्शन साइट, आपको चेक करनी है पल्स, डिस्टल पल्स आपको चेक करनी है। और अगर डिस्टल पल्स आपकी एब्सेंट आए तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग रोल रहेगा हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म टू डॉक्टर, हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स इन द पोस्टमार्टम यूनिट इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज जस्ट डिलीवर्ड अ न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉलोइंग अ प्रेगनेंसी विद अ प्लेसेंटा प्रीविया। एक पेशेंट है जिसने न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवर किया है, जिसके न्यूबॉर्न बेबी अभी हुआ है और पेशेंट प्लेसेंटा प्रीविया से। The nurse review the plan of care and prepare for monitor the client for which risk associated with placenta previa। इसमें से ऐसी कौन सी रिस्क है जो कि प्लेसेंटा प्रीविया से एसोसिएट करती है? क्या प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से इंफेक्शन होगा या हेमरेज होगा या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में मीन्स पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। दो कंडीशन होती है, एक होती है एब्रप्सियो प्लेसेंटा, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। एब्रप्सियो प्लेसेंटा का मींस होता है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया का मींस होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा अगर इंप्लांट हो जाए, प्लेसेंटा इंप्लांट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। और जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर प्लेसेंटा इंप्लांट है तो जब बेबी डिलीवर होगा तो पहले प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी देन बेबी की डिलीवरी होगी। इस वजह से प्लेसेंटा के डिसरप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसमें हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको हेमरेज देखने को मिलेगा, यानी कि ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन नहीं। यहां पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हेमरेज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करवाऊंगा क्योंकि टोटल मुझे 100 क्वेश्चन करवाने और समय की सीमाएं बिल्कुल कम है। एक पेशेंट है जो कि सैलिसाइक्लिक एसिड इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट को हमने सैलिसाइक्लिक एसिड दिया। द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग दैट व्हिच क्लाइंट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। इसमें से कौन सा साइन है जो कि इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट में सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है? टेनाइटस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या डिक्रीज रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूं सैलिसाइक्लिक एसिड की, सैलिसाइलिक एसिड की, तो सैलिसाइलिक एसिड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद एर्थ क्रेनियल नर्व यानी कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व पर टॉक्सिसिटी पैदा करती है और उस वजह से उस मरीज में ईयर में टिनिटस यानी कि कानों में उसके झंझनाहट देखने को मिलती है और उसको हम बोलते हैं टिनिटस। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टाइनेटस। डायरिया इंडिकेट नहीं करता कि उसमें टॉक्सिसिटी हुई है, ना कॉन्स्टिपेशन ना डिक्रीज रेस्पिरेशन। कॉन्स्टिपेशन और डिक्रीज रेस्पिरेशन तब आपका आंसर जाता जब यहां पर क्वेश्चन मॉर्फिन के रिगार्डिंग पूछा जाता। अगर पूछा जाए मॉर्फिन तो मॉर्फिन आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टेनिटस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नियोमाइसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर सर्जरी।
सर्जरी से पहले नियोमाइसिन देने का क्या पर्पज है? प्रिवेंट पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन या पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, डिक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ इन प्री ऑफ पीरियड, या प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, या प्रिवेंट गैस फॉर्मेशन। नियोमाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, सिंपल सा याद रखिएगा, ये एक एंटीबायोटिक है और ये हम देते हैं टू प्रिवेंट पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन, ताकि उस पेशेंट में पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन ना हो। प्रिवेंट पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डिक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ इन प्री ऑफ पीरियड। प्री ऑफ पीरियड में देते जरूर है, लेकिन इसका पर्पज होता है कि हम उसमें पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। डिक्रीज कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज कॉन्स्टिपेशन या प्रिवेंट गैस फॉर्मेशन का नियोमाइसिन से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नॉर्मल रेंज ऑफ सीबीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या रहेगी? 5 से 15 सेंटीमीटर H2O, 10 से 15, 10 से 20 या 5 से 10? नॉर्मल आपका सीबीपी होता है 3 से 6 mm ऑफ Hg, और यहां पर वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर ऑफ H2O। अगर सेंटीमीटर ऑफ H2O में पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो सही आंसर रहेगा 5 से 15 नहीं, 10 से 15 भी नहीं, 10 से 20 भी नहीं, सही आंसर रहेगा 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस। क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस यानी कि आपने पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के माध्यम से या डायलिसेट बाथ के माध्यम से पेरिटोनियल डायलिसिस किया उस पेशेंट का, तो क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से वहां पर जो लोकलाइज्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, जो पैराइटल और विसरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, उसमें आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से उस पेशेंट में पेरिटोनाइटिस की रिस्क बढ़ जाती है, यानी कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन रहता है। एब्डोमिनल पेन होगा, लेकिन यह होता है पेरिटोनाइटिस की वजह से। मसल क्रैम्प और डिस्निया नहीं रह करके सही आंसर आपका रहेगा पेरिटोनाइटिस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑडिटरी एरिया इज लोकेटेड ऑन विच लोब ऑफ द ब्रेन। ऑडिटरी एरिया इनमें से कौन से लोब में प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब या सेरेब्रल लोब? बिल्कुल सरकारी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऑडिटरी एरिया किस लोब में प्रेजेंट होता है? तो मैं आपको बताऊं, ऑडिटरी एरिया आपके टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है, तो सही आंसर रहेगा टेम्पोरल लोब, आंसर सी टेम्पोरल लोब। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीआई MER संगरूर में। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर 100 में से अच्छे खासे आपने अटेम्प्टिंग कर दी कम नेगेटिव मार्किंग में, तो आप इजीली सेलेक्ट हो पाएंगे। यह 2023 का पेपर था, मैं उस समय सेलेक्ट हुआ था, मैं उस समय शायद 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ। उस समय मैं इन पेपर को क्रैक कर चुका था। तो आप यकीन मानो मेरे दोस्त, आप मेरी क्लास देख रहे हो अभी, तो आप इस क्लास को आराम से क्रैक कर पाएंगे। अगर आप मेरी क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप मेरे जो भी मेरे सिलेक्शन हुए, मैंने उसको डायरेक्ट रियलिटी वाले क्लास में करवाए हैं। डायरेक्ट रियलिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि एक प्रिपरेशन के पीछे क्या हकीकत होती है, क्या जमीनी हकीकत होती है, वो आप क्लास को देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं इस क्लास में, इस एग्जाम में आप अच्छे से टॉप करें। परसों आपका एग्जाम है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से। आपको मैक्सिमम अटेम्प्टिंग करनी है और नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है मैक्सिमम अटेम्प्टिंग का बोल के मैं आप सीधा 100 के 100 अटेम्प्ट कर दे, ऐसा नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग को आपको कंट्रोल करना है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस एग्जाम में, तो अच्छे से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट। सीधा आंसर सरकारी क्वेश्चन, ना विटामिन के, ना एस्प्रिन, ना वारफेरिन। बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की। A 28-year-old एज पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर। एक पेशेंट है जिसको ब्रेन ट्यूमर है, 28 साल का आदमी है। When assessing the patient, the nurse would keep in the mind that the most reliable indicator of cerebral status. इसमें से ऐसा कौन सा साइन या सिम्टम है जो कि इंडिकेट करता है मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सेरेब्रल स्टेटस, यानी कि सेरेब्रल
परफ्यूजन या सेरेब्रल ब्लड परफ्यूजन को नॉर्मल है या नहीं उसको इंडिकेट करता है। तो मैंने आपको बताया था ब्रेन ट्यूमर हो या किसी भी प्रकार का ब्रेन ट्रॉमा वगैरह हो तो उसमें इंक्रीज आईसीपी की रिस्क बढ़ जाती है और उसमें पुअर परफ्यूजन पाया जाता है। और पुअर परफ्यूजन में आपको अर्ली और क्लासिकल साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर कोई पेशेंट है जिसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो रहा है इसका मीन्स उसमें पुअर परफ्यूजन प्रेजेंट है। तो आपका सही आंसर रहेगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सही आंसर रहेगा सी, ना मसल स्ट्रेंथ, ना डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ना प्यूपिलरी रिएक्शन। सही आंसर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन सीओपीडी पेशेंट सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में डेवलप ड्यू टू थ्रोम्बोसिस कंडीशन, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या न्यूट्रोपिनिया। एक सीओपीडी पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है जिसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो रहा है। उसमें पॉलीसाइथीमिया किस वजह से हो रहा है? क्या थ्रोम्बोसिस कंडीशन या ब्लीडिंग या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या न्यूट्रोपिनिया? जल्दी से आंसर देने का कोशिश करें। जल्दी से आंसर देने का कोशिश करें। मैंने आपको बताया था सीओपीडी पेशेंट में सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो नॉर्मल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो किडनी हाइपोक्सिक की वजह से होता है। किडनी हाइपोक्सिक। अगर सीओपीडी में पेशेंट कंटिन्यू हाइपोक्सिया में है, कंटिन्यू हाइपोक्सिया में होने की वजह से वहां पर उसमें रीनल हाइपोक्सिया भी होगा। रीनल हाइपोक्सिया की वजह से वहां की जेजी सेल्स या जेजी अपरेटस स्टिमुलेट होगा और जेजी अपरेटस स्टिमुलेंट होने की वजह से आपको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है और वह देखने को मिलता है थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन की वजह से, यानी कि एक्सेसिव रिलीज होगा एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन और उस वजह से आपको थ्रोम्बोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो न्यूट्रोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ब्लीडिंग की वजह से आपको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया नहीं देखने को मिलता, या आपको देखने को मिलता है रीनल हाइपोक्सिक या थ्रोम्बोपोइटिन ज्यादा बनने की वजह से और वह होती है थ्रोम्बोसिस की कंडीशन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is the nurse's priority intervention when preparing for admission of a child with laryngotracheobronchitis? एक पेशेंट है जो कि laryngotracheobronchitis का है। What is the nurse's priority intervention when preparing for admission of a child with acute laryngotracheobronchitis? क्या उसमें पेड द साइड रेल ऑफ द क्रिब या ऑफर अ क्वाइट कूल रूम या प्लेस अ ट्रेकियोस्टोमी सेट एट अ बेड साइड या प्लेस अ ट्रैक्शन सीट टू एड अ पेरेंट कैन स्टे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको लैरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस का मींस पता होना चाहिए। क्या यह इमरजेंसी रेस्पिरेटरी कंडीशन है या लोकलाइज्ड कंडीशन है? ऐसे इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो लैरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस एक प्रकार की रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन है। उसमें कभी भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस कंडीशन में आपको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ये होना चाहिए कि आपको बेड साइड ट्रेकियोस्टोमी सेट को लेकर बैठना है। प्लेस अ ट्रेकियोस्टोमी सेट एट बेड साइड। अगर आप बेड साइड ट्रेकियोस्टोमी सेट को तैयार रखेंगे तो पेशेंट अगर कभी भी रेस्पिरेटरी फेलियर में गए तो आप डायरेक्ट ट्रेकियोस्टोमी करके उसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं। तो पैड द साइड रेल ऑफ द क्रीब, ऑफर अ क्वाइट रूम एरिया, प्लेस अ ट्रैक्शन सीट, ये आंसर नहीं रह करके सही आंसर रहेगा प्लेस अ ट्रेकियोस्टोमी सेट एट अ बेड साइड। आंसर सी, प्लेस अ ट्रेकियोस्टोमी सेट एट अ बेड साइड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेचर एलोन क्योर what nursing has to do is to put patient is the best condition for a nature to act upon him। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हेंडरसन, जेन वॉटसन या मार्था रोगर्स। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है जब तक आपको श्योरिटी से पता नहीं हो। यह क्वेश्चन लाने का मीन्स ये है अगर आपको पता हो यह स्टेटमेंट इसने दिया है तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी तुक्का ना लगाएं।
ऐसे क्वेश्चन को तुक्का लगाने पर हमेशा तुक्का गलत होता है। नेचर alone cure what nursing has to do is to put the patient is the best condition for nature to act upon him। यह स्टेटमेंट दिया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ना हेंडरसन ने, ना जैन वॉटसन ने, ना मार्था रॉबर्ट्स ने। इसमें किसी भी प्रकार का रेशनल काम नहीं आता, किसी भी प्रकार का एलिमिनेशन पैटर्न काम नहीं आता, या रेशनल या एलिमिनेशन पैटर्न, ये दोनों काम नहीं आते इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन क्वेश्चन में सीधे स्टेटमेंट अगर आपने कभी भी पढ़ा हो अपनी नर्सिंग कॉलेज के दौरान या कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के दौरान, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। HCG ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोफिन इज सिक्रेटेड बाय फीटल सैक, एमनियोटिक फ्लूइड, ट्रोफोब्लास्ट या यूट्रस। तो मैं आपको बता दूं, HCG आपका सीक्रेट होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट दो भागों में डिवाइड होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यहां पर आंसर पूछ रहा है क्या फीटल सैक, एमनियोटिक फ्लूइड या यूट्रस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ट्रोफोब्लास्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ प्रेग्नेंट वुमन शुड स्टार्ट द आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट फ्रॉम। प्रेग्नेंट क्लाइंट को आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट कब स्टार्ट करनी है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या बिफोर कंसेप्शन? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। प्रेग्नेंट वुमन शुड स्टार्ट द आयरन फॉलिक एसिड फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या बिफोर कंसेप्शन? सबसे पहले आपको आयरन फॉलिक एसिड, यह आया था एनीमिया मुक्त प्रोग्राम के अंदर, और इसमें आपको 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड हम देते हैं, और यह हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सरकारी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हम इसको स्टार्ट करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ना थर्ड, ना बिफोर कंसेप्शन। सही आंसर रहेगा सेकेंड ट्राइमेस्टर। सरकारी क्वेश्चन स्टार बना दो, जो जो सरकारी क्वेश्चन है काफी पूछे जाएंगे इस एग्जाम में भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बिगिंस फ्रॉम। फेटस और प्लेसेंटा के बीच में सर्कुलेशन कब स्टार्ट होगा? सरकारी क्वेश्चन। फीटस और प्लेसेंटा के बीच में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है 21 डेज पे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ना 28, ना 14, ना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन सरकारी क्वेश्चन है सीधा ऑप्शन टिक करना है और आगे बढ़ना है। 100 में से आपको 60 क्वेश्चन तो सरकारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, और ये सिंपल सी और रियल बात है कि आपके कट ऑफ भी 70 से 60% या 70 से 60 परसेंटाइल रहती है। अगर आप सरकारी क्वेश्चन के अलावा 10-20 क्वेश्चन भी और अच्छे से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग नॉट पास द प्लेसेंटा। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि प्लेसेंटा को पास नहीं करती? या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है? अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान देंगे तो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, और वो किसी भी प्रकार का टेरोटोजन या टेरेटोजेनिक इफेक्ट को शो नहीं करेगी। वारफेरिन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है तो ये आंसर नहीं रहेगा। मॉर्फिन भी करती है, नेलेक्सोन भी करती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हिपेरिन। हिपेरिन कभी भी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, इसी वजह से प्रेगनेंसी में हिपेरिन बिल्कुल सेफ है। वारफेरिन, मॉर्फिन, नेलेक्सोन ये सारी टेरेटोजन या प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और फिटस में टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरियोटाइप ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सा कैरियोटाइप आपको देखने को मिलेगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सीधा सा आपको मींस पता होना चाहिए। अगर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मेल में आपको देखने को मिले, यानी कि मेल में आपको एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखने को मिले, तो उस कंडीशन को हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और नॉर्मल मेल में अगर 46XY है तो यहां पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपको 47XXY देखने को मिलेगा, यानी कि XY तो पहले से प्रेजेंट था, और अगर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आया है तो वह इंडिकेट करता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो 47XXX ना होकर के 47XYY ना होकर के XXXY ना होकर के 47XXY, यानी कि ये XY तो नॉर्मल था, आपको एक X एक्स्ट्रा आया है, वो आया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द प्रेजेंटिंग डायमीटर इन अ ब्रो प्रेजेंटेशन। अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो उसमें प्रेजेंटिंग डायमीटर क्या रहेगा। तो आपने लास्ट क्लास या डायमीटर वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन में आपका डायमीटर या प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग डायमीटर रहता है, वह होता है ऑक्सीपिटो मेंटम। तो सही आंसर ऑक्सीपिटो मेंटम, ना वेंटो वर्टेक्स ना सब मेंटो वर्टेक्स या ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सही ऑप्शन सी ऑक्सीपिटो मेंटम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट ए टोकोलाइटिक ड्रग। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि टोकोलाइटिक ड्रग नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट, रिट्रोडिन, इंडोमेथासिन या मिसोप्रोस्टोल। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको टोकोलाइटिक ड्रग का मीन्स पता होना चाहिए। टोकोलाइटिक ड्रग वह ड्रग होती है जो कि हम प्री टर्म लेबर में देते हैं, प्री टर्म लेबर या प्री टर्म डिलीवरी में देते हैं, ताकि हम उस लेबर प्रोसेस को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सके या टेम्परेरी उसको स्टॉप कर सके। तो मैग्नीशियम सल्फेट एक प्रकार की टोकोलाइटिक एजेंट है, रिट्रोडिन है, इंडोमेथासिन है, मिसोप्रोस्टोल टोकोलाइटिक ड्रग नहीं है। उल्टा यह प्रीटर्म लेबर को और ज्यादा प्रमोट करेगी, ना कि उसको स्टॉप करेगी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी मिसोप्रोस्टोल। ये तीनों ड्रग आप प्रीटर्म लेबर में यूज करते हैं या कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स टीचेज अ क्लाइंट हु हैज हैड अ सर्जरी टू इंक्रीज इनटेक ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट हेल्प विद टिश्यू रिपेयर। एक टीचर है जो कि क्लाइंट को यह समझाना चाहता है, या एक नर्स है जो कि अपने क्लाइंट को यह समझाना चाहती है कि आपको सर्जरी के बाद में कौन से कंपोनेंट का इनटेक ज्यादा रखना है जिसकी वजह से आपके टिश्यू रिपेयर अच्छे से हो सके। तो मैंने आपको बताया सर्जरी के बाद में आपको हाई प्रोटीन डाइट देनी है, हाई प्रोटीन डाइट, हाई विटामिन सी, ताकि आप उसमें टू इंक्रीज टिश्यू रिपेयर कर सकें या बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट कर सके। और मेन आपको कंपोनेंट प्रोटीन डाइट पे ज्यादा फोकस करना है, हाई आपको प्रोटीन इनटेक रखना है, ना फैट ना कार्ब्स ना विटामिन ना सीधा आंसर ए प्रोटीन। हाई विटामिन सी भी हम देते हैं, लेकिन हाई विटामिन सी और प्रोटीन की तुलना में अगर बेस्ट आंसर पूछा जाए तो आपको हाई प्रोटीन डाइट ज्यादा प्रमोट करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मली बीपी होती है 120/80 mm ऑफ Hg, और 120 में से अगर 80 निकाले तो जो पीछे बचेगा 40 mm ऑफ Hg, इसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। यानी कि पल्स प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर, ना पल्स डेफिशिएंट, ना ब्लड प्रेशर, ना डायस्टोलिक प्रेशर। सही आंसर होगा पल्स प्रेशर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिफरेंस बिटवीन एपाइकल एंड रेडियल पल्स, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन एपाइकल एंड रेडियल पल्स इज कॉल्ड। एपाइकल और रेडियल पल्स में डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर, पल्स डेफिशिएंट, ब्लड प्रेशर या कार्डियल प्रेशर। मैं आपको बताऊं, एपाइकल एक प्रकार की सेंट्रल पल्स है और रेडियल पल्स एक प्रकार की पेरिफेरल पल्स है। एपाइकल, कैरोटिड, ये और सब सारी सेंट्रल पल्स में आती है। और पेरिफेरल पल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, डॉर्सैलिस पेडिस, ये सारी पेरिफेरल पल्स में आती है। अगर सेंट्रल पल्स आपने मानो असेस किया, अगर आपने एपाइकल पल्स आ रही है 120 और आपने यानी कि आपने अगर एपाइकल पल्स को चेक किया तो 120 बीट पर मिनट आ रही है। अगर आपने एपाइकल पल्स को चेक किया और वह 120 बीट पर मिनट आ रही है, और आपने उसके बाद में रेडियल पल्स को असेस किया और वह आ रही है 96 बीट पर मिनट, तो जो ये 24 बीट पर मिनट का जो फासला है वह कहां गया। यानी कि पेशेंट में बीट तो सेम होनी चाहिए, हार्ट तो उसी कॉन्ट्रेक्टाइल से पावर से हार्ट बीट कर रहा है, तो जो 24 बीट पर मिनट है उसको हम बोलते हैं पल्स डेफिशिएंट। यानी कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं पल्स डेफिशिएंट। पेरिफेरल और सेंट्रल पल्स के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं पल्स डेफिशिएंट। पल्स प्रेशर तो हमने बोला था सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। ब्लड प्रेशर कार्डियल प्रेशर ना होकर के सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
पल्स डेफिशिएंट को हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन अपाइकल एंड रेडियल पल्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टर्म विच डिस्क्राइब नो हार्म टू द पेशेंट, ऐसी कौन सी टर्म है जो कि नो हार्म द पेशेंट को इंडिकेट करती है? वेरासिटी का मीन्स होता है टू टेल द ट्रूथ, तो यह आंसर नहीं रहेगा। बेनिफिशियंस नहीं रहेगा, इसका मीन्स होता है टू डू गुड। नॉन माल एफिलियंस, नॉन मालफियंस का मीन्स होता है नो हार्म टू द पेशेंट। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, नॉन माल एफिशियंस, ना फिडेलिटी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्यूरिंग ट्यूब एनजी इंसर्शन इनटू ओरोफेरिंक्स द पेशेंट इज हैविंग कफ एंड गैग रिफ्लेक्स। जब हम एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे थे तब उस पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स या कफ आ रहा था। व्हाट विल बी द नर्स डू, नर्स को क्या करना चाहिए? इमीडिएटली विथड्रॉ द ट्यूब, क्या हमें इमीडिएटली विथड्रॉ करना है? प्रोवाइड सिप ऑफ वाटर या फोर्सफुली इंसर्शन या वेट एंड री इंसर्ट। अगर मैं बात करूं एनजी ट्यूब इंसर्शन या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, या हम इसको बोलते हैं राइल्स ट्यूब इंसर्शन की, जब हम इसको इंसर्ट कर रहे होते हैं, अगर उस समय पेशेंट को कफ या गैग रिफ्लेक्स आ रहे हैं, तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग रोल यही होता है कि हमें उस पेशेंट को वेट करना है या स्लाइटली पीछे की तरफ खींचना है, बैक खींचना है। उसके बाद हमें उस पेशेंट में उसी एनजी ट्यूब को री इंसर्ट कर देना है जब उसमें कफ और गैग रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड हो जाए। तो इमीडिएटली विथड्रॉ द ट्यूब, कंप्लीटली विथड्रॉ कभी भी नहीं करना है। प्रोवाइड सिप ऑफ वाटर, सिप ऑफ वाटर देने से आपका कफ और गैग रिफ्लेक्स डीएक्टिवेट नहीं होगा। फोर्सफुली इंसर्शन, कभी भी किसी भी प्रोसीजर को फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना है। अगर फोर्सफुली इंसर्ट करेंगे तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। वेट एंड री इंसर्ट, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वेट करना है और री इंसर्ट करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्यूरिंग एनजी ट्यूब फीडिंग द पेशेंट शुड प्लेस इन, एनजी ट्यूब फीडिंग के दौरान पेशेंट को किस पोजीशन में प्लेस करते हैं? तो मैंने आपको बताया एनजी ट्यूब फीडिंग के दौरान आपको पेशेंट को अपराइट पोजीशन में या सेमी फॉलर या फॉलर पोजीशन में लेना है। हेड एक्सटेंड एंड फ्लेक्शन, एक्सटेंड एंड फ्लेक्शन हम तब करते हैं जब उसमें हम पेशेंट में एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे होते हैं। और ये पूछना चाह रहे हैं ड्यूरिंग एनजी ट्यूब फीडिंग, यानी कि फीडिंग के दौरान। फीडिंग के दौरान लो फॉलर नहीं रखना है, ना लेफ्ट फॉलर रखना है। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, अपराइट पोजीशन। सरकारी क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन अ प्रेग्नेंट वुमन द हेगार साइन अकरेंस एट, हेगार साइन प्रेगनेंसी में कब देखने को मिलता है? वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है। हेगार साइन आपको देखने को मिलेगा 6 to 12 वीक। अगर एक ही वीक में पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 6 वीक पे। सही आंसर 6 वीक, ना 10 वीक, ना 8 वीक, ना 12 वीक। सही आंसर ऑप्शन ए, 6 वीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ नर्स इन अ डिलीवरी रूम इज असिस्टिंग डिलीवरी ऑफ अ न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी, व्हिच इंटरवेंशन प्रिवेंट हीट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। एक नर्स है जिसकी ड्यूटी लगी है डिलीवरी रूम में, और डिलीवरी के बाद में हम उसमें इवेपोरेशन के माध्यम से हीट लॉस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आपने हीट लॉस की मैकेनिज्म का नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, हीट लॉस हम कर सकते हैं 4 माध्यम से। सबसे पहले रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवेपोरेशन। और ये हम सब करते हैं टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए हम हीट के लॉस को प्रिवेंट करते हैं रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या सर्कुलेटरी इवेपोरेशन के माध्यम से। यहां पर पूछ रहा है इवेपोरेशन के माध्यम से। अगर क्लोजिंग द डोर ऑफ द रूम, अगर रूम को आप क्लोज करेंगे डोर को, तो आप उस कंडीशन में कन्वेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर, वार्मिंग द क्रिम्प पैड, ड्राइंग द इन्फेंट विद अ वार्म ब्लैंकेट। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, इवेपोरेट। अगर
इन्फेंट में भाप इवेपोरेट यानी कि वाष्प बन के ना उड़े, उसको आपको प्रिवेंट करने के लिए आपको उस न्यूबॉर्न बेबी को उस इन्फेंट को अच्छे से ड्राई करना है, प्री वार्म्ड टॉवेल लेकर के उसको अच्छे से ड्राई करना है। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का हिंदी में मीन्स होता है वाष्प बन के उड़ना। इवेपोरेशन के माध्यम से हीट का लॉस को हम प्रिवेंट करने के लिए हम उस इन्फेंट को ड्राई करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू अ मदर ऑफ न्यूबॉर्न विद हाइपरबिलिरुबिनेमिया ऑन अ ब्रेस्ट फीडिंग शुड टेल। नर्स को, एक पेशेंट है जिसके बेबी को हाइपरबिलिरुबिनेमिया की कंडीशन को हम बोल सकते हैं उस बेबी को जॉन्डिस है, और जॉन्डिस में आप नर्स उस माता जी को क्या असेस करेगी ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। फीड द न्यूबॉर्न लेस फ्रीक्वेंटली, हम उसको ऐसा बोलेंगे कि आपको फीड कम करवाना है। स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच टू बोतल फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करना है, स्विच करना है हमें बोतल फीडिंग की तरफ। या कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 आवर, या कंटिन्यू या फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड को प्रमोट करना है, या स्विच टू बोतल फीडिंग फॉर 2 वीक, या स्विच करना है बोतल फीड को 2 वीक के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जॉन्डिस में, हाइपरबिलिरुबिनेमिया में इंक्रीज करना है ब्रेस्ट फीडिंग को। माता जी को बोलना है हर 2 से 4 घंटे में आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, या फ्रीक्वेंटली या एवरी 2 to 4 आवर्ली आपको फीडिंग करवानी, ताकि जो भी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन था वह स्टूल या यूरिन के माध्यम से इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके, टू प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। तो फीड द लेस फ्रीक्वेंट नहीं करवाना है, उल्टा मोर फ्रीक्वेंट करना है। स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग या फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 to 4 आवर, स्विच टू बोतल फीड फॉर 2 वीक, कभी भी बोतल फीड पे स्विच नहीं करना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कंटिन्यू फ्रीक्वेंट फीड एवरी 2 to 4 आवर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ पेशेंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस हैज एपिस्टैक्सिस, एक पेशेंट है जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस, आपने न्यूरोलॉजी में पढ़ा होगा माइस्थेनिया ग्रेविस के रिगार्डिंग, उसको एपिस्टैक्सिस है। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी, उसमें नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, इनफेक्टिव न्यूट्रिशनल स्टेटस, एयरवे क्लियरेंस, या पुअर टिश्यू परफ्यूजन। अगर मैं माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करूं तो माइस्थेनिया ग्रेविस में आपको सीवियर लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ या मसल वीकनेस, मसल स्ट्रेंथ आपको लॉस देखने को मिलेगी, और इस कंडीशन में आपको मसल्स का वीकनेस देखने को मिलेगा। मसल वीकनेस की वजह से आप पेशेंट में एस्पायरेशन की रिस्क बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में आपको एयरवे क्लियरेंस आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फूड वगैरह को वो लंग्स में एस्पायरेट नहीं कर जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए एयरवे क्लियरेंस। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, इनफेक्टिव न्यूट्रिशनल स्टेटस, या पुअर टिश्यू परफ्यूजन, सही आंसर रहेगा आपका एयरवे क्लियरेंस। माइस्थेनिया ग्रेविस में अगर एपिस्टैक्सिस आ रही है तो वह एपिस्टैक्सिस मोर रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, एपिस्टैक्सिस की वजह से एस्पिरेशन की रिस्क बढ़ जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होना चाहिए एयरवे क्लियरेंस, आपको उसमें एयरवे क्लियर करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन व्हिच इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर टू चेक पेरिफेरल सर्कुलेशन। अभी मैंने आपको बताया था कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होना चाहिए कि हमें उसकी डिस्टल पल्स को असेस करना है। क्या आप में उसको पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑल एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे? नहीं। आफ्टर इंसर्शन साइट? नहीं। कैथेटर इंसर्शन साइट? नहीं। डिस्टल टू द कैथेटर साइट, आपको उसकी डिस्टल पल्स चेक करनी। अगर हमने रेडियल के थ्रू अप्रोच की है तो आप, ब्रेकियल के थ्रू अगर आपने अप्रोच किया तो आपका आंसर होना चाहिए रेडियल, हम चेक करेंगे। अगर आपने फ्यूमरल को अप्रोच किया तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम उसमें डॉर्सैलिस पेडिस को चेक करेंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट इज टेकिंग डाइसल्फिराम थेरेपी एंड इंजेस्ट एल्कोहल, एक पेशेंट है जो कि डाइसल्फिराम थेरेपी पे है और उसने एल्कोहल ले लिया। विच क्लिनिकल फीचर अकर, उसमें कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा? मैंने आपको बताया अगर किसी पेशेंट में डाइसल्फिराम चल रहा है तो उसमें एल्कोहल या एल्कोहल
में किसी भी कंपोनेंट में अगर एल्कोहल प्रेजेंट है तो भी वो आपको कंपोनेंट नहीं देना है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पेशेंट में सडन सीवियर बीपी का ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो क्या आपको कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा? डायरिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस या नोजिया, फेस नेक फ्लशिंग, टेकिकार्डिया, लो बीपी, हेडेक, डिप्लोपिया या नन ऑफ देम। मैंने आपको बताया डाइसल्फिराम रिएक्शन थेरेपी में आपको मरीज में हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन बोल सकते हैं हम इसको, फ्लशिंग ऑफ फेस या नेक फ्लशिंग, इंक्रीज हार्ट रेट, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो क्या आपको डायरिया देखने को मिलेगा या नोजिया, फेस एंड नेक फ्लशिंग, टेकिकार्डिया, लो बीपी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हेडेक, डिप्लोपिया नहीं, ना नन ऑफ देम। सही आंसर बी, नोजिया, फेस, नेक फ्लशिंग, टेकिकार्डिया और लो बीपी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which assessment finding lead the nurse to suspect IV line infiltration? ऐसी कौन सी इसमें से फाइंडिंग आपको पता लग रही है कि उसमें आईवी इनफिल्ट्रेशन है? इन पास्ट आर ओनली 50 ml इन्फ्यूज्ड, पिछले 1 घंटे में ओनली 50 ml चढ़ा है। इंसर्शन साइट इज रेड, हॉट, स्वेलोन। क्या इंसर्शन साइट रेड है, हॉट है, स्वेलोन है, या पेशेंट का टेम्परेचर 38.3 डिग्री सेल्सियस है, या साइट पेल, कूल और स्वेलोन एंड पेनफुल? देखो, दो टर्म होती है। एक टर्म होती है आईवी इनफिल्ट्रेशन, एक होती है एक्स्ट्रावेसेशन। जब कोई भी आईवी फ्लूइड टिश्यू में डिपॉजिट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। अगर कोई मेडिसिन टिश्यू में डिपॉजिट होने लगे तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन। यहां पर पूछ रहा है इनफिल्ट्रेशन में, जब कोई भी आईवी फ्लूइड अगर टिश्यू के अंदर जाएगा तो वहां पर आपको साइड में कूल, स्वेलोन, पेनफुल। आपने देखा होगा जब कैन्युला लगा होता है, अगर कैन्युला नीचे से अगर हिल जाए तो उसमें आपको इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। तो वहां पर जो भी लोकलाइज साइड होती है वहां पर आपको कूलनेस, स्वेलोन, पेनफुल, पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि यहाँ पर दर्द होता है, दर्द हो रहा है, ठंडी पड़ गई है साइड, स्वेलोइंग आ गई है। तो ये सारी कंडीशन इंडिकेट करती है इनफिल्ट्रेशन को। पास्ट 50 ml इसका आंसर नहीं रहेगा। इनसाइड साइड इज रेड, हॉट, स्वेलोन, ये सारा इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को, ना कि इनफिल्ट्रेशन को। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल दिया हुआ है, साइट इज पेल, कूल, स्वेलोन एंड पेनफुल। सही आंसर ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेसिडुआ इज सैड एज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डेसिडुआ जो सैड होती है उस डेसिडुआ को बोलते हैं हम डेसिडुआ वेरा। ना डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ना प्रोलिफेरा, ना बेसिलिस। सही आंसर रहेगा डेसिडुआ वेरा, ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज इनटू थ्रोम्बिन इन अ प्रेजेंस ऑफ। यानी कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म के दौरान जो प्रोथ्रोम्बिन है वह थ्रोम्बिन में चेंज होता है। कौन सी मैकेनिज्म या कौन से प्रेजेंस में? क्या कैल्शियम आयन या फिब्रिनोजन के प्रेजेंस में, या थ्रोम्बोप्लास्टिन या विटामिन के, या कैल्शियम आयन या प्रोथ्रोम्बिनेज, या कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन? तो मैं आपको बता दूं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म के दौरान प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिनेज की उपस्थिति में। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम एंड प्रोथ्रोम्बिनेज, ना थ्रोम्बोप्लास्टिन, ना विटामिन के, ना फिब्रिनोजन। सही आंसर ऑप्शन सी। यह भी सरकारी क्वेश्चन है, मैंने इसको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा है और कई बार इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया है। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप भी अच्छे से तैयार कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिनेज की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A patient with urinary catheterization is advised to avoid which method is void pulling exercise। यानी कि एक पेशेंट है जिसको फॉलिस लगा है, जिसको पेशाब की नली लगी है और आपको उसमें वो पेशाब की नली खींच ना जाए उसको, या पुल ना हो जाए, तो उसमें आपको कौन सा which advised to avoid which method is void pulling exercise। या आपको ऐसा पूछा गया था कि इनमें से आपको कौन सा मेथड करेंगे जिससे आप ये प्रिवेंट कर सके कि उसमें कैथेटर खींचे ना या पुल ना हो। टाइट और रिलीज था ही नहीं, कोई भी कैथेटर, कोई भी फॉलिक्स
पुल ना हो, इस वजह से हम उस कैथेटर को इनर थाई पे फिक्स कर देते हैं। अपर एंड इनर थाई, ऊपर की तरफ अंदर की तरफ, अपर वाली थाई और इनर की साइड में हम उस कैथेटर को फिक्स कर देते हैं। तो टाइट एंड रिलीज, बट इसका संबंध नहीं। रिलैक्स द पेल्विक फ्लोर मसल नहीं। टैप द कैथेटर एट इनर साइड। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, आपको टैप करना है कैथेटर एट इनर साइड पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीआई संगरूर में। मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं आप अच्छे से क्वेश्चन को देखें और आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का बूस्ट हो कि आप उस अटेम्प्ट को अच्छे से कर पाए, उस एग्जाम को आप अच्छे से कर पाए। मूवमेंट ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर, यानी कि थंब और लिटिल फिंगर के मूवमेंट को हम क्या क्या बोल सकते हैं? अपोजिशन, एबडक्शन, एडक्शन, इवर्जन। अपोजिशन का मीन्स होता है विपरीत में, एबडक्शन का मीन्स होता है दूर जाना, एडक्शन का मीन्स होता है पास आना, इवर्जन का मीन्स होता है ऊपर से बाहर की तरफ जाना। तो जो मूवमेंट होता है थंब और लिटिल फिंगर का, यह आप देख सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि अपोजिशन देखने को मिलेगा। ना एडक्शन, ना एबडक्शन, ना इवर्जन। एडक्शन का मीन्स होता है पास आना या टू मिड लाइन या टूवर्ड द मिड लाइन। एबडक्शन का मीन्स या दूर जाना, या हम इसको बोल सकते हैं अवे फ्रॉम मिड लाइन, अवे फ्रॉम मिड लाइन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम एलिल ग्रुप इज कॉल्ड एज, सेम एलिल ग्रुप को हम बोलते हैं होमोजाइगस। अगर डिफरेंट एलिल ग्रुप हो तो हम उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो पॉलीजाइगस नहीं, ना कॉन्वेरेंट जाइगस, ना हेटेरोजाइगस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, होमोजाइगस। अगर पूछता डिफरेंट एलिल तो आपका आंसर जाता, डिफरेंट एलिल ग्रुप का आंसर जाता हेटेरोजाइगस। होमो का मीन्स ही होता है सेम। अगर आपको होमो मीन्स सेम भी पता होगा, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, तो भी आप इसका आंसर अच्छे से कर लेते। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉमनली सीन इन रेप विक्टिम गर्ल। रेप विक्टिम गर्ल में कौन सा डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है? तो किसी भी रेप विक्टिम गर्ल में, रेप विक्टिम या किसी भी गर्ल के अंदर अगर रेप हुआ है तो उसमें आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इसको हम बोल सकते हैं पीटीएसडी। कन्वर्जन डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यूफोरिया नहीं देखने को मिलेगा, पीटीएसडी। ऑप्शन सी, पीटीएसडी। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक मींस किसी भी ट्रॉमा की वजह के बाद में आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, वो आपको रेप विक्टिम गर्ल में देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरएल फ्लूइड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। ये क्वेश्चन मैंने आपको आईवी फ्लूइड थेरेपी में पढ़ाया था कि आपका आरएल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है लैक्टेट में, और नॉर्मली आरएल के अंदर 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लैक्टेट प्रेजेंट होता है, और यह लैक्टिक एसिडोसिस को कॉज करता है। अगर कोई पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस में है तो यह फ्लूइड कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बर्न में यह फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ चॉइस है, बर्न में फ्लूइड ऑफ चॉइस है, ना कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। फ्लूइड लॉस एज बाइल और डायरिया, डायरिया में भी फ्लूइड ऑफ चॉइस आरएल है। हाइपोवोलीमिया में भी हम आरएल दे सकते हैं, तो यह भी आंसर नहीं रहेगा। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिडोसिस। आरएल फ्लूइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है लैक्टिक एसिडोसिस में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन वुड इंडिकेट, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन किसको इंडिकेट करते हैं? फॉल्स प्रेगनेंसी को, ट्रू प्रेगनेंसी को, कॉन्ट्रैक्शन एट लेबर, या कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो मैंने आपको बताया था एक एमसीक्यू के सेक्शन में कि ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी देखने को मिलेंगे। ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन सीन एट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो फॉल्स लेबर को नहीं इंडिकेट करेगा, ना ट्रू लेबर को, ना कॉन्ट्रैक्शन एट लेबर। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोस्ट ऑफ पेशेंट रिक्वायर विच न्यूट्रिएंट आफ्टर इलियोस्टोमी। बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
इलियोस्टोमी के बाद में आपको कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा देना है, कौन सा न्यूट्रिएंट उसको रिक्वायर है, कौन सा न्यूट्रिएंट की उसको आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया था इलियोस्टोमी या ओपनिंग एट इलियम। इलियम में अगर हमने इलियोस्टोमी ट्यूब डाली है तो इसकी वजह से आपको विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में डिमिनिश्ड देखने को मिलेगा, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन डिमिनिश्ड। तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट के रूप में विटामिन B12 ज्यादा देना है। तो सही आंसर रहेगा ना विटामिन डी, ना सी, ना के, सही आंसर विटामिन B12, ऑप्शन ए विटामिन B12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच आर द 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया में 4A सिम्टम कौन से? इन 4A सिम्टम को हम बोल सकते हैं 4A यूगेनब्लूलर सिम्टम। यह भी मैंने आपको एक सिजोफ्रेनिया की क्लास में बताया था। मैंने आपको बताया था उस पेशेंट में आपको ऑटिज्म देखने को मिलेगा, उसमें आपको अफेक्ट डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, उसमें आपको लैक ऑफ मोटिवेशन, जिसको मैंने आपको बताया अवोल्यूशन बोलते हैं, उसमें आपको एम्बिवेलेंस या लैक ऑफ डिसीजन, उसको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंस। एलोजिया, अफेक्ट, एम्बाइलोपिया, ऑटिज्म, ये नहीं रहेगा। एम्बाइलोपिया, एलोजिया नहीं देखने को मिलता। अफेक्ट, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, एनोरेक्सिया, यह तीनों तो देखने को मिलते हैं, लेकिन एनोरेक्सिया नहीं देखने को मिलता। अफेक्ट, एम्बिवेलेंस, ऑटिज्म, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन आपको नहीं देखने को मिलता। अफेक्ट, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, अवोल्यूशन, सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ये भी सरकारी क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आप इतना याद रखिएगा। ऑटिज्म, अफेक्ट डिस्टर्बेंस, अवोल्यूशन या एम्बिवेलेंस आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ज्यादा है, समय की सीमाएं कम है, इसकी वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने का बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इस क्लास को अपने एग्जाम से पहले देखें। अगर किसी का एग्जाम नहीं है तो भी आने वाले एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल के एग्जाम के लिए आप इसको अच्छे से देख लें, क्योंकि सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं फिलहाल के पैटर्न में। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया? पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया कौन कौन से है? तो मैंने आपको बताया सिजोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम होते हैं डिल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। डिल्यूजन में आपको देखने को मिलेगा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, और हेल्यूसिनेशन में ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। और नेगेटिव सिम्टम में आपको अपैथी, अवोल्यूशन, ऑटिज्म, फ्लैट अफेक्ट, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है पॉजिटिव साइन में, तो पॉजिटिव साइन में आपका आंसर रहेगा हेल्यूसिनेशन, फ्लैट अफेक्ट एक नेगेटिव है, एलोजिया नेगेटिव है, अपैथी नेगेटिव है। सही आंसर बी, हेल्यूसिनेशन। ये आप याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन और सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। एक ये पॉजिटिव नेगेटिव और एक ये 4A सिम्टम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पीजीआई संगरूर में पूछा जा सकता है, और इसका भी पेपर सॉल्यूशन मैं ही करवाऊंगा एग्जाम के बाद। जो भी मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू मैं ला पाया मेरे सोर्स के माध्यम से, वह मैं लाने के प्रयास करूंगा, और इसका पेपर सॉल्यूशन मैं बेहद जल्द करवाऊंगा एग्जाम के बाद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट डेवलप एक्यूट कंफ्यूजन स्टेट, व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? एक पेशेंट है जो कि एक्यूट कंफ्यूजन की स्टेट में है, उसमें प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? अरेंज अ रूम विथ डिम लाइट, ऐसा रूम अरेंज करना है जिसमें लाइट कम हो। इंक्रीज द लाइट रूम फोकस, ऐसा रूम अरेंज करो जिसमें लाइट ज्यादा हो। कीप आई कॉन्टेक्ट, उसमें आई कॉन्टेक्ट रखो। टच, मेंटेन हाइजीन, उसकी हाइजीन को मेंटेन रखो। तो डिलीरियम, या हम इसको बोल सकते हैं कंफ्यूजन की स्टेट में है। अगर कोई कंफ्यूजन की स्टेट में है तो आपको ऐसा रूम अरेंज करना है जिस रूम में डिम लाइट हो, ताकि मरीज अच्छे से रेस्ट करे, उसको किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन पर फोकस ना हो। तो मेंटेन हाइजीन नहीं रहेगा, नहीं आई कॉन्टेक्ट, ना इंक्रीज द लाइट फ्रॉम फोकस। सही आंसर रहेगा आपका अरेंज अ रूम विथ डिम लाइट, ताकि उसको इरिटेबिलिटी कम हो, टू लेस इरिटेबल द पेशेंट। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू।
इट इज द टेंडेंसी टू लुक एट द वर्ल्ड प्राइमरीली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वंस ओन कल्चर। यह कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर दो, ऐसे सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आपने बेहतरीन तरीके से देखे होंगे। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक कोई आदमी है जिसको टेंडेंसी टू लुक एट द वर्ल्ड प्राइमरीली, उसको अपना संसार प्राइमरीली, यानी उसको ऐसा लगता है मेरा संसार, मेरा कल्चर सबसे ऊंचा कल्चर है। इसको आप ऐसा मान सकते हैं, कोई भी अगर अंधभक्त हो, अगर कोई कांग्रेस का अंधभक्त हो तो उसको ऐसा लगेगा मेरा कल्चर, मेरी कांग्रेस सबसे ज्यादा अच्छी है। अगर कोई बीजेपी का हो तो उसको ऐसा लगेगा मेरी बीजेपी, बिल्कुल एकदम अंधे से उसको ऐसा लगेगा बिल्कुल मेरी सबसे अच्छी है, या मेरा कल्चर सबसे अच्छा है, मैं हिंदू हूं तो मेरा कल्चर सबसे अच्छा है, मैं मुस्लिम हूं तो मेरा कल्चर सबसे अच्छा है। तो इस भावना को हम बोलते हैं इथनोसेंट्रिज्म। सही आंसर रहेगा इसका इथनोसेंट्रिज्म। कल्चर रिलेटिविज्म नहीं, ना एब्सोल्यूटिज्म, ना यूनिवर्सलिज्म। सही आंसर रहेगा इथनोसेंट्रलिज्म। यानी कि उस आदमी में वह भावना होती है कि वह उस आदमी को अपने कल्चर को प्राथमिकता देता है, प्राथमिक तो देता है लेकिन उसको सर्व प्राथमिकता पे रखता है, यानी कि उसको अपना ही कल्चर बेहद प्यारा होता है और अपने ही कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वह दूसरों को पर्सपेक्टिव करता है, यानी कि उसको लगता है जैसा मेरा कल्चर दूसरों का भी ऐसा ही कल्चर होना चाहिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्लेम्पसिया इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम दैट लीड टू। अगर हमने एक्लेम्पसिया को ट्रीट नहीं किया तो उस चाइल्ड में क्या होगा? अगर हमने उस पेशेंट में एक्लेम्पसिया को ट्रीट नहीं किया तो उस पेशेंट में आपको ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है, हाइपोटेंशन, डिफनेस, ब्लाइंडनेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेराइल एरिया। यह क्वेश्चन आपको नॉर्थ सेट मेंस में, नॉर्थ सेट प्रीलिम्स में भी देखने को मिला था, आरएमएल में भी था ये क्वेश्चन, और पीजीआई संगरूर 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन कभी भी आपके गलत ना हो। तो स्टेराइल एरिया के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, शार्प एंड ऑफ सिरिंज पॉइंटिंग इन अपराइट विदाउट वियरिंग ग्लव्स। स्टेराइल एरिया तभी माना जाएगा जब आपके वियरिंग ग्लव्स हो, प्रॉपर सर्जिकल वियरिंग ग्लव्स, प्रॉपर हैंड वॉशिंग के साथ हो, तो वह एरिया स्टेराइल माना जाएगा। द स्टेराइल फ्रॉम कीपिंग 1 सेंटीमीटर फॉरवर्ड इनसाइड फ्रॉम कवर। बिल्कुल सही आंसर है। ये कहना चाह रहा है अगर ये टेबल है और इसके 1 सेंटीमीटर के अंदर का एरिया प्रॉपर स्टेराइल एरिया में आएगा। द स्टेराइल फ्रॉम कीपिंग 1 सेंटीमीटर फॉरवर्ड इनसाइड फ्रॉम कॉर्नर, कवर के 1 सेंटीमीटर अंदर के एरिया स्टेराइल फील्ड है। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, नन ऑफ द अबो, नहीं ना ऑल ऑफ द अबो। सही आंसर ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द बेस्ट इंटरवेंशन आफ्टर रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केसीएल। केसीएल को आपने रैपिडली एडमिनिस्टर कर दिया तो उसमें आपका क्या बेस्ट इंटरवेंशन रहेगा? अगर आपने केसीएल को रैपिडली एडमिनिस्टर किया तो उसमें पेशेंट में आपको हाइपरकैलेमिया हो सकता है या कार्डियक डिसरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसको आपको ट्रीट करने के लिए आपको उसमें 10% डेक्सट्रोज विथ इंसुलिन देना है, और ये एक प्रकार का मैनेजमेंट है हाइपरकैलेमिया की कंडीशन का। तो आरएल एडमिनिस्टर ना करना है, ना एनएस ना आरएल विथ सलाइन। सही आंसर रहेगा एडमिनिस्टर डी 10% विथ इंसुलिन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर 10% डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन। और यह देने से जो भी पोटेशियम ब्लड में था वह सेल्स के अंदर मूव करेगा, पोटेशियम मूव टू सेल्स, और ब्लड में पोटेशियम वापस नॉर्मल या कम हो जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग में सीन इन द रेबीज। रेबीज या रेब्डो वायरस यानी कि कुत्ते के काटने के बाद जो वायरस होगा उसमें किस में स्पाज्म देखने को मिलता है? तो रेबीज में आपको फेरिंजियल स्पाज्म देखने को मिलता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ना लैरिंजियल स्पाज्म ना मेनिंजियल स्पाज्म। सही आंसर रहेगा आपका सी, फेरिंजियल स्पाज्म, या डी ऑल ऑफ द एबव नहीं रहेगा। काफी लोगों ने इसका आंसर लैरिंजियल स्पाज्म किया था, लैरिंजियल स्पाज्म ना होकर के इसका आंसर रहेगा फेरिंजियल स्पाज्म। इसी वजह से फेरिंग्स में स्पाज्म होने की वजह से उस पेशेंट में आपको हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, यानी कि फियर फ्रॉम ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। ये पूछा जाएगा ये किसमें देखने को मिलेगा? फियर फ्रॉम ड्रिंकिंग ऑफ वाटर।
तो सही आंसर रहेगा इसका फेरेंजियल स्पाज्म। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि नॉन वर्बल को इंडिकेट करता है? दो प्रकार के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। एक होता है वर्बल, जो कि मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं, वो एक वर्बल टाइप है। नॉन वर्बल का मीन्स अगर मैं आपको बोलूं नहीं, सीधा आपको आंखें दिखा के ये बोलूं मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मैं स्माइल करूं इसका मीन्स मैं सही मूड में हूं। तो यह अगर मैं मेरी फीलिंग किसी भी प्रकार से बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से समझाऊं तो वह एक प्रकार का नॉन वर्बल का एग्जाम्पल है। असर्टिंग योर सेल्फ वर्बल एग्जाम्पल है। चूजिंग वर्ड्स केयरफुली एंड प्रेजेंटिंग देम, अगर मैं शब्द को अच्छे से समझूं और प्रेजेंट करूं तो वह भी वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। स्किल नीडेड फॉर रैपॉर्ट बिल्डिंग या कन्वे वंस फीलिंग थ्रू आउट बॉडी लैंग्वेज, सही आंसर रहेगा डी। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अगर मैं एक की फीलिंग दूसरे में कन्वे करूं तो वह नॉन वर्बल का एग्जाम्पल है, और ये तीनों वर्बल के कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कन्वे वंस फीलिंग थ्रू आउट बॉडी लैंग्वेज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रो सोशल बिहेवियर इज इंटेंडेड टू बेनिफिट अदर रादर देन वन सेल्फ एंड पॉजिटिवली लिंक टू पर्सनैलिटी ट्रेट विच इज। बेहतरीन इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि आपको पूछा जाएगा, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। प्रो सोशल बिहेवियर इज इंटेंडेड टू बेनिफिट अदर, ऐसा किसी का बिहेवियर जो कि इंटेंड करे अदर को वन सेल्फ एंड पॉजिटिवली लिंक टू पर्सनैलिटी ट्रेट। इसका मीन्स ये होता है कि वह अपने नजरिए से सबको अच्छा देखता है, वह दूसरों का फायदा चाहता है, वह चाहता है कि दूसरों का भी फायदा हो, किसी भी प्रकार का वो नेगेटिव थॉट को क्रिएट किए। उसमें हम सोशियोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रीएबलनेस, यानी कि यह पर्सनैलिटी थोड़ा नेटवर्क इश्यू होने के कारण 1 मिनट आप रुकिएगा इस क्लास को। एक मिनट थोड़ा रुकने का प्रयास कीजिएगा। Pro-social behavior is intended to benefit other rather than oneself and positively linked personality trait। अगर वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन या अपने बेनिफिट, अपना खुद का बेनिफिट ना सोच करके वो दूसरों का फायदा सोचे तो हम उसको सोशियोलॉजी में टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रीएबलनेस। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, एग्रीएबलनेस। ना एक्स्ट्रावर्जन, ना ओपन पर्सनैलिटी, ना क्लोज पर्सनैलिटी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A 4-month-old with meningococcal meningitis has just been admitted to the pediatric unit with nursing intervention as the highest priority। एक 4 महीने का बच्चा है जिसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है, उसमें हम क्या प्रायोरिटी पर रखेंगे? रेडी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, एडमिनिस्ट्रिंग एसिटामिनोफेन, ऑब्टेनिंग साइन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट, ओरिएंटिंग द पेशेंट टू द पेडियाट्रिक यूनिट। मैंने आपको बताया था अगर कोई पेशेंट मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का हो तो उस पेशेंट में हमें प्रायोरिटी पर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन को रखना है। तो सही आंसर रहेगा आपका रेडी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, ना कंसेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ना ओरिएंटेशन आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशन को मेंटेन करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वुड कल्चर सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम, हमें वुड कल्चर कहां से लेना है? रिमूव द क्रस्ट, टेक स्वेब, एज ऑफ द अल्सर, या पल्स, या फील्ड इनसाइड ऑफ द वुंड। तो आपको वुंड का कल्चर लेने के लिए
जो आप स्वैब यूज करने वाले हैं उस स्वैब के माध्यम से आप सबसे पहले जो क्रस्ट है उसको आप रिमूव करें। उसके बाद जो भी फील्ड इनसाइड ऑफ वुंड है वहां से आप कल्चर लें। तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए हमें उससे रिमूव करनी है क्रस्ट टेक स्वैब। एज ऑफ अल्सर नहीं ना, बस फील्ड इनसाइड ऑफ वुंड। फील्ड इनसाइड ऑफ वुंड उसके बाद लेना है जब हम उसमें से क्रस्ट को रिमूव कर दें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ क्लाइंट शेड्यूल फॉर अ सब टोटल थायराइडेक्टोमी आयोडीन सॉल्यूशन। एक पेशेंट है जिसकी हमने सब टोटल थायराइडेक्टोमी की और आयोडीन सॉल्यूशन को प्रेस्क्राइब किया प्री ऑफ, यानी कि ऑपरेशन से पहले अगर हमने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को प्रेस्क्राइब किया। अ नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन नोइंग दैट द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। नर्स को क्या पता लगाना है कि उसमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन क्या आ रहा है। क्या हम उसमें रिप्लेस कर रहे हैं थायराइड हार्मोन को, या इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, या प्रिवेंट पोस्ट ऑफ हेमरेज, या डिक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो मैंने आपको एक एमसीक्यू के सेक्शन में यह बताया था कि थायराइडेक्टोमी के बाद में, थायराइडेक्टोमी से पहले हम उसमें लुगोल्स आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जो थायराइड ग्लैंड की वेस्कुलरिटी थी उसको हम कम कर सके, डिक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हम उसमें थायराइड ग्लैंड के थायराइड हार्मोन को रिप्लेस नहीं कर रहे, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन नहीं कर रहे, प्रिवेंट पोस्ट ऑफ हेमरेज को हम नहीं कर रहे प्रिवेंट, डिक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग यूट्राइन फंडस एग्जामिनेशन आफ्टर पोस्टपार्टम। Which nursing intervention should be performed during uterus fundus examination after postpartum? यानी कि पोस्टपार्टम के बाद में आपको यूट्राइन फंडस पे क्या करना है। क्या आपको मसाज करना है फंडस, या एलिवेट करनी है क्लाइंट लेग को, या गिव यूटेरोटोनिक, या पुश ऑन यूट्रस टू असिस्ट द एक्सप्रेसिंग क्लॉट। तो मैंने आपको बताया था पोस्टपार्टम वुमन में हेमरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं और हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए आप मसाज करें फंडस को, मसाज द फंडस। पुश नहीं करना है, गिव यूटेरोटोनिक नहीं, एलिवेट नहीं करने क्लाइंट के लेग को। सही आंसर रहेगा मसाज द फंडस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन व्हेन डज द डॉक्यूमेंटेशन। आरएमएल में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप कोई भी नर्सिंग केयर या कोई भी मेडिकेशन दे तो उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन कब करना है। तो मैंने आपको आंसर बताया था कि जस्ट आफ्टर केयर। कभी भी आप जस्ट आफ्टर केयर, जस्ट आफ्टर मेडिकेशन आपको उसको डॉक्यूमेंट करना है। 1 घंटे बाद नहीं, ना आफ्टर 1 घंटे, ना नो नीड टू डॉक्यूमेंटेशन। सही आंसर रहेगा जस्ट आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन या जस्ट आफ्टर नर्सिंग केयर। कभी भी नर्सिंग केयर या मेडिकेशन डॉक्यूमेंटेशन को डिले नहीं करना है, उसी समय आपको डॉक्यूमेंट करना है। मेजर कॉज ऑफ मेंटल प्रॉब्लम इन एल्डरली पीपल। एल्डरली पीपल के अंदर मेंटल प्रॉब्लम देखने के मेजर कॉज क्या होते हैं? पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, नेग्लेक्ट बाय द फैमिली, सोशल आइसोलेशन, या ऑल ऑफ द अबव। आपने अक्सर घरों के अंदर देखा होगा जब बुढ़े आदमी हो जाते हैं तो बुजुर्ग आदमी के लिए बाहर का रूम हम दे देते हैं। बाहर का रूम देने के बाद में वह सोसाइटी से आइसोलेट हो जाते हैं, उसको घर वाले भी नेग्लेक्ट करने लगते हैं, ऐसा सोचते हैं कि बुढ़ा आदमी तो साइड में पड़ा है, क्या ही है। तो इन सारी कॉज की वजह से वह आदमी धीरे धीरे मेंटली प्रॉब्लम में चला जाता है, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है। तो पुअर प्रॉब्लम भी इसका आंसर हो सकता है, नेग्लेक्ट फैमिली, सोशल आइसोलेशन, यानी कि सही आंसर रहेगा इसका डी, ऑल ऑफ द एबो। ये सारे कॉज रेस्पॉन्सिबल है एक बुजुर्ग आदमी को मेंटल प्रॉब्लम में फंसाने की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is the common side effect of cisplatin based chemotherapy? cisplatin based chemotherapy का common side effect क्या है? एलोपेशिया, नोजिया, वॉमिटिंग, साइन ऑफ इन्फेक्शन, या अल्टर्ड न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कीमोथेरेपी का जो मेजर साइड इफेक्ट है वह होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो सही आंसर होगा नोजिया एंड वॉमिटिंग, ना साइन ऑफ इन्फेक्शन, ना एलोपेशिया, ना अल्टर्ड न्यूट्रिशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बढ़िया क्वेश्चन है। अ क्लाइंट हैज एन एवी फिस्टुला इन प्लेस ऑन द राइट अपर एक्सट्रीमिटीज फॉर हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट। एक पेशेंट है जिसकी किडनी फेल है और उसमें हीमोडायलिसिस हो रहा है, उसके राइट एक्सट्रीमिटीज में एवी फिस्टुला लगा है।
When planning the care of the client, which measures should the nurse implement to promote client safety? इनमें से ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जिससे कि हम क्लाइंट सेफ्टी को प्रमोट कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था जिस हाथ में एवी फिस्टुला हो, जिस हाथ में कोई भी आईवी लाइन हो, उसमें आपको बीपी मेजर नहीं करनी है या किसी भी प्रकार का कैन्युला वहां पर इंसर्ट नहीं करना है और कोई भी प्रोसीजर को उसी हाथ में परफॉर्म नहीं करना है। यूज द राइट आर्म ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। जब राइट हाथ में ही राइट एवी फिस्टुला है या राइट अपर साइड में है तो उसमें राइट हाथ में आपको बीपी मेजर नहीं करनी। इंश्योर दैट स्मॉल क्लैंप आर अटैच्ड टू द एवी फिस्टुला ड्रेसिंग, या इंश्योर करेंगे आप स्मॉल क्लैंप को। यूज द फिस्टुला फॉर ऑल वेन्यू पंचर और आईवी इन्फ्यूजन। कभी भी आपको उसी फिस्टुला के अंदर या वेन्यू पंचर या आईवी को उसी एवी फिस्टुला में मेडिकेशन को एडमिनिस्टर नहीं करना है। असेस द फिस्टुला फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रूट एंड थ्रिल। बिल्कुल बेहतरीन आंसर। आपको जब एवी फिस्टुला लगा हुआ हो तो ब्रूट और थ्रिल को मेजर करना है एवरी 4 आवर, ताकि उसमें ब्लॉकेज हो या ना हो उसको आप आसानी से समझ पाए या आसानी से प्रिवेंट कर सके। हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी टू अ पेशेंट शुड नो दैट इज ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर ने जब ऑक्सीजन दी तो उसने ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी। ह्यूमिडिफाइड का मीन्स है कि उसमें वाटर की वेपर भी साथ में आ रही है। आपने ऑक्सीजन फ्लोमीटर के नीचे देखा होगा, उसमें हम पानी भरते हैं, वो हम क्यों यूज करते हैं? ताकि ऑक्सीजन एक प्रकार की ड्राई गैस है और जब ड्राई गैस जाएगी तो उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा और उसको प्रिवेंट करने के लिए, सिक्रीशन को थिक होने से बचाने के लिए हम उसमें ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन कैन बी वार्म एंड क्लैम्प। ऑक्सीजन वार्म नहीं, ड्राई है। ऑक्सीजन कॉज ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यह भी आंसर हो सकता है। पढ़ते हैं और क्वेश्चन और ऑप्शन। ऑक्सीजन में कॉज कफ एंड पैथोजन बाय ह्यूमिडिफिकेशन। कफ और पैथोजन का संबंध ऑक्सीजन से यहाँ पे नहीं है। ऑक्सीजन कॉजेज ड्राइंग इफेक्ट ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू हीट इन द एयरवे, सिक्रीशन में बी कम थिकर। सही ऑप्शन रहेगा डी। ये ड्राई इफेक्ट ऑक्सीजन है, अगर ये कंटिन्यू चलेगी तो उस पेशेंट में जो सिक्रीशन है वो और ज्यादा थिक हो जाएंगी। तो थिकनेस ऑफ सिक्रीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। क्लास ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, मैं चाहता हूं क्लास को जल्दी से खत्म करने की, तो जल्दी से आप उसके क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी से आंसर देने का कष्ट कीजिएगा। एक पेशेंट विद सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ यूरोलिथियसिस, एक पेशेंट है जो कि यूरोलिथियसिस का पेशेंट है, एडमिट हुआ इमरजेंसी यूनिट में। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट? उसमें नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, कैथेटर द पेशेंट, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, असिस्ट हिम आउट ऑफ द बेड। मैंने आपको बताया था कोई भी पेशेंट यूरोलिथियसिस हो या चाहे सिस्टोलिथियसिस हो, अगर कोई पेशेंट स्टोन से रिलेटेड हो तो उसमें आपको इंक्रीज करना है फ्लूइड इनटेक को। आप इंक्रीज करेंगे फ्लूइड इनटेक को तो उस माध्यम से आप टू एक्सक्रीट आउट स्टोन। असिस्ट हिम आउट ऑफ द बेड, सुपाइन पोजीशन, कैथेटर द क्लाइंट। आंसर ना होकर के सही आंसर जाएगा इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What safety instruction should a nurse teach a 10-year-old child with diminished sensation in the legs because of the cerebral palsy? एक 10 साल का बच्चा है जिसको सेरेब्रल पाल्सी है और उसमें डिमिनिश्ड सेंसेशन इन द लेग है, यानी कि लेग के अंदर उसको सेंसेशन खत्म हो चुके हैं, सेंसेशन उसके डिमिनिश्ड हो चुके हैं। तो उसमें से क्या प्रायोरिटी रहेगी? ये क्वेश्चन पूछे गए थे पीजीआई संगरूर में। टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर अ बाथ, या टाइट स्टेप सिक्योरली बिफोर एम्बुलेटिंग, या सेट द क्लॉक ट्वाइस ड्यूरिंग द नाइट टू चेंज पोजीशन, या लास्ट ऑप्शन लुक डाउन एट द लेग व्हेन क्रंच वॉकिंग टू चेक हाउ दे मूव। तो जब लेग के सेंसेशन डिमिनिश्ड हो गए, इसका मीन्स उसमें थर्मो रिसेप्टर डिमिनिश्ड है।
थर्मो रिसेप्टर अगर डिमिस्ड है, इसका मीन्स उस पेशेंट अगर वो गर्म पानी से नहाएगा तो उसका हाथ जल सकता है, उसकी बॉडी जल सकती है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि हमें उसमें टेम्परेचर, जब वो नहा रहा हो तो उससे पहले हमें उसमें टेस्ट करना है टेम्परेचर को। टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर अ बाथ। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, ना बी ना सी ना डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स इज द टीचिंग द पेशेंट विथ फ्लैसिड ब्लैडर। नर्स एक फ्लैसिड ब्लैडर वाले पेशेंट को टीच कर रही है। व्हाट शुड द केयर प्लान इंक्लूड फॉर दिस क्लाइंट। क्या हम उसको किगल एक्सरसाइज करवाने का बोलेंगे, या यूज द क्रैब मेन्यू टू एम्पटी द ब्लैडर, या इनकरेज फ्रीक्वेंट एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर, या एश्योर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। मैंने आपको बताया था अगर कोई पेशेंट फ्लैसिड ब्लैडर का हो तो उसमें आपको ब्लैडर एम्प्टी करवाना है क्रैब मैन्योर के माध्यम से, क्रैब्स मैन्योर के माध्यम से। और अगर कोई पेशेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का हो तो उसमें हम प्रमोट करते हैं किगल एक्सरसाइज। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, क्रैब मैन्योर को फॉलो करना है, इनकरेज फ्रीक्वेंट एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर और एश्योर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। ये हम तब करते हैं जब सेक्सुअली इंटरकोर्स के बाद में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यूटीआई ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये दोनों चीजें करते हैं, यानी कि फ्लूइड ज्यादा देते हैं और इनकरेज करते हैं ब्लैडर एम्पटी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7-8 क्वेश्चन और है, जल्दी से इनको करने का प्रयास कीजिएगा। डिक्रीज बीपी, रैपिड रेस्पिरेशन, कोल्ड क्लेमी और पेल स्किन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑल आर क्लिनिकल फीचर ऑफ। ये सारे क्लिनिकल फीचर है हाइपोवोलेमिक शॉक के। सही आंसर रहेगा हाइपोवोलेमिक शॉक, ना हाइपरवोलेमिक शॉक, ना फीवर, ना एनाफाइलेक्टिक शॉक। अगर यहां पर किसी भी प्रकार का सेप्सिस, एलर्जन ये मेंशन होता तो इसका आंसर एनाफाइलेक्टिक शॉक जाता। अगर इसमें किसी भी प्रकार का हार्ट फेलियर, कार्डियक ओवरलोड ये ऑप्शन में मेंशन होता, या हाइपरवोलीमिया, तो सही आंसर जाता इसका ऑप्शन बी। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, हाइपोवोलेमिक शॉक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हॉट एप्लीकेशन कॉजेज। हॉट एप्लीकेशन क्या करती है? हॉट एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, हॉट एप्लीकेशन ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगी, जबकि कोल्ड एप्लीकेशन ब्लड फ्लो को डिक्रीज करती है। तो हॉट एप्लीकेशन इंक्रीज ब्लड फ्लो ड्यू टू वेजोडाइलेशन, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए। हॉट एप्लीकेशन ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगी ड्यू टू वेजोडाइलेशन। डिक्रीज ब्लड फ्लो करेगा कोल्ड एप्लीकेशन। नो इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, ये नहीं रहेगा। इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, हॉट एप्लीकेशन की वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ना कि इंक्रीज होती है। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। व्हाट सिम्टम वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इन अ पेशेंट विद हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया में इसमें से कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? मैंने आपको बताया था हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया वह कंडीशन जिसमें टेम्परेचर 105 से ज्यादा देखने को मिले, टेकिकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है, फ्लश या रेड एंड स्किन आपको देखने को मिल सकती है। तो हाइपरपायरेक्सिया में ये सारे ऑल ऑफ द एबो सिम्टम देखने को मिलेंगे, यानी कि एलिवेटेड टेम्परेचर, हार्ट रेट भी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, फ्लश या रेड एंड स्किन आपको देखने को मिलेगी। सही आंसर ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट साउंड इज हर्ड व्हेन परकसिंग अ डिस्टेंडेड ब्लैडर। एक डिस्टेंडेड ब्लैडर है, उसको आप जब परकसन में करेंगे तो उसमें कौन सा साउंड देखने को मिलेगा? अगर जब भी डिस्टेंडेड ब्लैडर से क्वेश्चन आए और आपको कोई भी कैविटी से क्वेश्चन आए और ऐसा पूछे कि आप उसमें परकसन कर रहे हैं, तो उस परकसन में आपको डलनेस देखने को मिलती है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या डलनेस, रोंकाई, विजिंग। रोंकाई और विजिंग आपको डिस्टेंडेड ब्लेंडर में ना देख के आपको लंग में देखने को मिलती है। जब आप लंग साउंड सुनते हैं तो आपको रोंकाई या विजिंग देखने को मिलती है, और रोंकाई इंडिकेट करती है COPD को, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को रोंकाई और विजिंग इंडिकेट करती है। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डलनेस। रोंकाई और विजिंग इंडिकेट COPD, ये भी लिख लीजिए आप, क्या पता इस बार आपको ये क्वेश्चन पूछ ले। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। विच टेस्ट वुड बी डन टू चेक बैलेंस इन अ पेशेंट विथ अटेक्सिया।
बैलेंस को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? रोमबर्ग टेस्ट, ब्रेडन टेस्ट, सिक टेस्ट, वेबर टेस्ट। मैंने आपको बताया था सिक टेस्ट हम यूज करते हैं डिफ्थीरिया में, वेबर टेस्ट, ब्रेडन टेस्ट, रोमबर्ग टेस्ट। सही आंसर आपका रहेगा रोमबर्ग टेस्ट। और यह हम असेस करते हैं टू चेक बैलेंस। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है हम कौन से ऑर्गन को असेस करें। अगर ऑर्गन का पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए हम उसमें सेरेबेलम को असेस कर रहे हैं, क्योंकि सेरेबेलम ही वह ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी को बैलेंस करके चलता है। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। Patient who is having internal radiation in a private room said to nurse that she is feeling alone because of the restricted visitor. Then what is the nurse's priority intervention? एक पेशेंट है जो कि उसको हमने इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का पेशेंट है जो कि हमने उसको रेस्ट्रिक्टेड किया और वो अब अकेला फील कर रहा है, वो अब एलोन फील कर रहा है। उसमें नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगी? डिस्कस द रिस्क ऑफ रेडिएशन थेरेपी या शिफ्ट द पेशेंट इन जनरल शिफ्ट, अवॉइड द पेशेंट रिक्वेस्ट, स्ट्रिक्टली रिफ्यूज द क्लाइंट। मैंने आपको बताया था एज ए नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते जब भी कोई भी पेशेंट इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का हो तो आपको उसको सेपरेट रूम में रखना है। सेपरेट रूम में रखने के बाद में विजिटर को रेस्ट्रिक्ट करना है। अगर यहाँ पर पेशेंट एलोन फील कर रहा है तो उसको आपको ये बताना है कि इस इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के एक्सपोज होने से दूसरों को कितना खतरा हो सकता है। तो यानी कि आपको डिस्कस करनी है द रिस्क ऑफ रेडिएशन थेरेपी। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। कभी भी उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट नहीं करना है, पेशेंट की रिक्वेस्ट को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। स्ट्रिक्टली रिफ्यूज द क्लाइंट, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी पेशेंट को स्ट्रिक्टली रिफ्यूज नहीं करना है। उसको एज अच्छे नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते उसको अच्छे से समझाना है। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। जेनेटिक काउंसलिंग विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? जेनेटिक काउंसलिंग कौन से लेवल की प्रिवेंशन है? तो जेनेटिक काउंसलिंग एक प्रकार की प्राइमरी लेवल की प्रिवेंशन है। सही आंसर रहेगा प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। वन लाइनर क्वेश्चन है। पूछा जाए सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन तो सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट, सारा ट्रीटमेंट, ऑल डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ऑल ट्रीटमेंट आर कम अंडर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्सरी लेवल प्रिवेंशन सारे रिहेबिलिटेटिव मेजर्स आर कम अंडर टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो सही आंसर रहेगा इसका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू की। द नर्स इज कैरिंग अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस हु इज रिसीविंग एस्पिरिन 300 mg orally. The nurse recognize which is sign finding as a adverse effect related to the medication. यानी कि एक पेशेंट है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में को हमने एस्पिरिन दी तो उसमें कौन सा साइन उसके एडवर्स इफेक्ट को शो करता है? मैंने आपको बताया था एस्पिरिन यानी कि एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड जब हम मरीज को देते हैं तो वो एर्थ क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व पर इफेक्ट पैदा करता है और उस पेशेंट में टिनिटस को शो करता है। तो उसमें आपको एडवर्स इफेक्ट के रूप में अगर टिनिटस देखने को मिले तो उसमें आपको ड्रग को टेम्परेरी विथहोल्ड करना है। डिफिकल्टी वॉइडिंग, यूरिनरी रिटेंशन, जॉइंट पेन नहीं होकर के इसका सही आंसर रहेगा टिनिटस, यानी कि कानों में उसको झंझनाहट देखने को मिलेगी। यह था मेरा पीजीआई संगरूर पेपर 2023, संगरूर पेपर 2023 नर्सिंग ऑफिसर का, जो कि मार्च 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। यह क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाने की जो सारांश था यह था कि काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर आप इस एग्जाम से पहले एक मैराथन कंडक्ट करवा दीजिए। मैराथन किसी टेक्निकल इश्यू या मेरी प्रिपरेशन के कारण संभव नहीं हो सकी। मैं चाहता था कि इस पेपर को सॉल्व करवा के आपको यह बता सकूं कि पेपर बिल्कुल इजी आने वाला है, बिल्कुल माइल्ड टू मॉडरेट पेपर आएगा। आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और जो भी कोशिश कीजिएगा आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सके, कम से कम नेगेटिव मार्किंग करके। आप अपने दोस्तों के साथ इस पेपर को लिंक को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और जो भी आपका जेन्युइन रिव्यू नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का थोड़ा कष्ट कीजिएगा। और जो भी आगे आने वाले पेपर सॉल्यूशन की क्लासेस होगी मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको इस पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर 7742501352 पर मैसेज कर दीजिएगा।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में, और आपको ऑल द बेस्ट। पीजीआई संगरूर के लिए आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा, भगवान पे थोड़ा भरोसा रखिएगा। जो भी आपने कर्म किया है, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने मेहनत की है, वो मेहनत जरूर रंग लाएगी। जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल पर, धरातल लेवल पर उसको सोचने का कष्ट कीजिएगा। कभी भी अपने गरीबी मानसिकता को क्रॉस करके गरीबी मानसिकता के दौर पे नहीं सोचना है। आपको हमेशा से यही सोचना है कि आपके पास वो सारी सुविधा है जिससे आप पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से सोच के बेसिक लेवल पर आप उस डिजीज को सोच के अपने क्वेश्चन अटेम्प्टिंग को अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर पीजीआई संगरूर फ्रॉम माइंडसेट फैमिली। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।